देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर। यस मैम। देखो लास्ट दिन हम लोग परमुटेशन ही पढ़ रहे थे, वही आज भी कंटिन्यू करना पड़ेगा हमें। उसमें मैंने लास्ट एक क्वेश्चन दिया था कि द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज्ड सो दैट वावल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। ये मैंने जस्ट ऐसे ही करके तुम लोग को दिखा दिया था, एक बार हम यहाँ पर लिख के भी दिखा देते करना क्या था। आई होप कि सभी ने किया होगा, फिर भी हम एक बार करके दिखा देते। ठीक है, मैंने प्रॉपरली नहीं दिखाया था, मुझे लगता है कि मैं दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ पर डॉटर दिया हुआ था जिसको अरेंज करना था वावल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, DAUGHTER, ये होता है डॉटर का स्पेलिंग। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हमें ऑड प्लेसेस ढूंढना है तो वो कैसे समझना था, वो कुछ ऐसे समझना था, DAUGHTER, इसमें ये रहा मेरा ऑड, फिर ये ऑड प्लेसेस, फिर ये ऑड प्लेसेस, फिर ये ऑड प्लेसेस, फिर ये ऑड। ऑड, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड। ठीक है, इतने सारे ऑड प्लेसेस हैं, हम लोग को वावल को ऑड प्लेसेस पे दिखाना है। तो वावल्स जो है और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वावल्स में ये कॉन्सोनेंट में डी, ए वावल्स, यू वावल्स, जी कॉन्सोनेंट, DAUGHTE और आर। ठीक है, तो ये स्पेलिंग का मैंने वावल कॉन्सोनेंट में डिवाइडेशन कर लिया। अब हमें क्वेश्चन ये बोला था कि जितने भी वावल्स है वो हमारे ऑड प्लेसेस को ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, जितने भी वावल्स है वो ऑड प्लेसेस को ऑक्युपाई करेंगे। तो वावल्स है टोटल 3 और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है टोटल 4। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस कितना है और वावल्स कितना है। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस है हम लोग का 4 और वावल्स है हम लोग का 3, मतलब 4 जगह पे 3 चीजों को अरेंज करना है सिलेक्ट करके, तो 4P3। ठीक है, अच्छा ये हो गया वावल्स का अरेंजमेंट। और कॉन्सोनेंट की केस में कैसे होगा, कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट में हम लोग का यहाँ पर एन और आर, कॉन्सोनेंट में देखो हम लोग का कॉन्सोनेंट है 4 और जगह भी फिर हमें 4 चाहिए। 4 जगह कैसे मिलेगा, इवन तो 3 ही है लेकिन ऑड प्लेसेस तो 3 ही ऑक्युपाई होगा क्योंकि 3 ही वावल्स था, तो एक प्लेस हमेशा बच जाएगा। ये 4 जो प्लेसेस है, ये एन यहाँ पर क्या बता रहा है, एन यहाँ पर प्लेसेस बता रहा है। ठीक है, कितने प्लेसेस में हम लोग कितने लेटर को जो है रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर हमें लेटर बता रहा है। ठीक है, तो 4 प्लेसेस कहाँ से आएगा, ऑड एक प्लेस जो बच जाएगा, मतलब जहां पर कोई वावल को नहीं रखा जाएगा, और एक हो जाएगा हम लोग का इवन। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, अब ये हो जाएगा हम लोग का 4P4। ठीक है, अब ये दोनों हमें कंबाइन ही करना है, तो 4P3 इंटू 4P4, क्योंकि हमें सभी लेटर को लेके अरेंज करना था, तो 4P3 का आंसर होता है इस तरीके से। ठीक है, 4P4 का 4 फैक्टोरियल और 2 बार 4 फैक्टोरियल यानी 24 इंटू 24 करने पे जितना आएगा वही हम लोग का आंसर होता। ठीक है, ये देखो 24 इंटू 24, तो इसमें आंसर हो जाएगा 576। ठीक है, 576, यानी कि ये ऑप्शन डी। ठीक है, ये मैंने लिख के नहीं दिखाया था, अभी मैंने लिख के दिखा दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग 23, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सर्कुलर भी सिखा देंगे। पहले हम लोगों ने रेस्ट्रिक्टेड वाला किया है, उस पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल 1 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि
how many arrangements can be made out of the letter of the word drought, the vowels never being separated. never being separated का मतलब always together रहने का बात हो रहा है, ठीक है। तो drought जो है यहाँ पर एग्जाम्पल 1 drought, इसमें जितने सारे वावल्स हैं, देखते कितने सारे वावल्स हैं। कॉन्सोनेंट वावल्स कौन कौन से होंगे? डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, आर जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, ए जो है वावल्स है, डी आर ए यू वावल्स, जी कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वावल्स हम लोग का ओनली 2 लेटर्स है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट हम लोग का 1 2 3 4 5 लेटर्स है, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है कि कभी भी ऐसा अरेंजमेंट करना है, कभी भी वावल्स जो है सेपरेट ना हो, यानी एक रहे। और हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था अगर हमें टुगेदर का बात बोल दे तो हमें उसको वन ग्रुप मानना है, या फिर एक लेटर जो मानना है मान सकते हो, वन ग्रुप मानेंगे। और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, ये कहीं पर भी पुट हो सकता है, तो ये इंडिविजुअली काउंट होता है, क्योंकि ये सब इनमें ऐसा कोई फ्रेंडशिप वाला बात नहीं कि एक ही साथ होगा, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से जैसे भी रह सकते हैं, इंडिविजुअली ट्रीट होंगे। तो ये हो गया 6, ठीक है। टोटल हमें 6 लेटर का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो 6 लेटर का अरेंजमेंट कैसे होगा? तो एन भी 6 और आर भी 6, ठीक है। तो हमें 6 लेटर एट ए टाइम लेके अरेंज करने का जो अरेंजमेंट है वो 6 भी 6 होता है। लेकिन देखो बेसिकली तो 6 प्लेसेस नहीं है, हमें बेसिकली तो 7 लेटर को ही अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन ये एक मानेंगे, मतलब जब भी अरेंज करेंगे ये सब 5 और ये एक ऐसे करके 6, लेकिन ए और यू अपने अंदर इंटरचेंज करेगा। यू ए फॉर्म में भी आ सकता है, ए यू फॉर्म में भी आ सकता है। तो उस केस में उसका अरेंजमेंट कैसे होगा? वहां पर एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, आर का वैल्यू भी 2 होगा, तो 2p2, ठीक है। अब ये दोनों चीज एक साथ होगा तो पूरा ड्रॉट का अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो 6p6 इंटू 2p, ठीक है। तो 6p6 का 6 फैक्टोरियल, 2p2 का 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल देखना पड़ेगा कितना होता है। 5 फैक्टोरियल तो 120 होता है, ये मुझे याद है। तो ये 720 इंटू 2 1440, ठीक है। 1440 ये क्वेश्चन। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डॉटर वाला क्वेश्चन किया था उसमें किसी तरीके का फर्क नहीं है। एक डॉटर वाला या फेलियर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, डॉटर वाला आया था कि मुझे याद नहीं आ रहा है। जो भी हो, ये फेलियर वाला भी लगभग वैसा ही था कि वावल्स हमेशा एक साथ रहे, वैसा ही कंसेप्ट है ये वाला भी, सिर्फ यहाँ पर वर्ड अलग है। यहाँ पर वर्ड में, हाँ ये देखो डॉटर वाला जो अभी अभी किया, सॉरी वो तो ऑड इवन वाला था, छोड़ो। ये टुगेदर वाला जो बात कर रहे हैं वो हम लोग का ये ड्रॉट वाला, ठीक है। ड्रॉट वाला और लास्ट क्लास में जो फेलियर वाला क्वेश्चन किया था तुम लोगों ने, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ फर्क है तो दो अलग अलग वर्ड का बात है, बाकी सब एक ही जैसा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2। देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है सो दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच n बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन ए सेल्फ सो दैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है। हमें क्या करना है, बुक शेल्फ में टोटल n बुक्स को अरेंज करना है। अब n की जगह 10 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मतलब मान के करने का जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मान लो 10 बुक्स है। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी वही बेस्ड नोट्स वाला एग्जामिनेशन पेपर के तरह ही है। तो 10 9 बुक्स है जिसको हमें ऐसे अरेंज करना है कि दो पर्टिकुलर बुक्स कभी एक साथ ना आए। तो देखो ये क्वेश्चन तो तुम लोग वो एग्जामिनेशन पेपर की तरह अगर रीड करते हो कि 10 एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें बेस्ड और रोस्ट कभी टुगेदर ना आए, तो जो आंसर होगा ये वाला भी वही होगा। और उसके जस्ट नेक्स्ट ही हम लोग का एन रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तुम लोग देख सकते हो, ये देखो हम दिखा रहे हैं। हम लोग का बेस्ड रोस्ट वाला जो क्वेश्चन था ये रहा, ठीक है। इसमें आंसर आया था 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। और जस्ट उसके बाद देखो, और जस्ट उसके बाद अगर देखोगे, दिखाते हैं, एन रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर हम लोग का ये आया था n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2। देखो इसमें भी वही है, n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2। यहाँ n आर्टिकल दिया हुआ था, यहाँ n बुक्स दिया हुआ है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल 2 और ये जो है क्वेश्चन नंबर 17, ये दोनों एक ही है, बस यहाँ पर आर्टिकल्स लिखा हुआ है और यहाँ पर बुक्स लिखा हुआ है, बस इतना फर्क है, इसीलिए आंसर भी सेम है, n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो ये वाला और नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल 2 और ये जो 17 है वो बिल्कुल एक ही है, मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो अब एक ही चीज को दोबारा करके क्या होगा, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल 2 है ये हम लोग क्यों नहीं कर रहे, ये एक्चुअली सेम एज क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा सेम है, और एक्सरसाइज नंबर भी लिख देते हैं ताकि तुम लोग जब भी देखोगे समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज नंबर 5A, एक्सरसाइज नंबर 5A, ठीक है, एकदम सेम है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल, वहां पर बुक्स लिखा हुआ है, और किसी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो 16, 17 सब एक ही जैसा है, और ये एग्जाम्पल 2 भी एक ही जैसा है, ठीक है। यहाँ पर बोला है नेवर कम टुगेदर, यहाँ पर एक लैंग्वेज क्या लिया है इन्होंने, देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है टू पर्टिकुलर्स आर नॉट टुगेदर, तो एक ही बात है, नेवर कम टुगेदर नॉट टुगेदर कुछ अलग चीज होता नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसलिए और नहीं करवा रहे, सेम बात है। अच्छा, अब हम लोग एग्जाम्पल 3 में चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा हम लोगों ने पहले किया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम्पल 3 हम लोग देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल 3 में बोला है देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 6 इकोनॉमिक्स का बुक्स है, 3 ऑन मैथमेटिक्स, 3 मैथ्स का बुक्स है, 2 ऑन अकाउंटेंसी, 2 अकाउंट्स का बुक्स है। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से, कैन दिस बी प्लेस्ड ऑन ए सेल्फ, ठीक है, एक बुक सेल्फ पे हमें ये सब बुक्स को रखना है। इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर, बोल रहा है सेम सब्जेक्ट का बुक्स हमेशा एक साथ होना चाहिए, मतलब 6 इकोनॉमिक्स बुक्स एक साथ रहेगा, 3 मैथमेटिक्स का बुक्स ऑलवेज एक साथ रहेगा, और 2 अकाउंटेंसी का बुक्स एक साथ रहेगा, ठीक है। मतलब कैसे होगा हम दिखा, तो देखो यहाँ पर ये मान लो एक बुक सेल्फ है, हम उसको व्हाइट कलर से, ये मान लो एक बुक सेल्फ, यहाँ पर हमें बुक्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो अब ऐसे मान लो बुक सेल्फ ऐसा बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके बुक सेल्फ बना हुआ है। तो हम लोग को कैसे बुक्स रखना है, हम लोग को बुक्स इस तरीके से रखना है कि इकोनॉमिक्स, मैथ्स और अकाउंटेंसी, ये 3 सब्जेक्ट का बुक है, क्या है, 6 इको बुक्स है। अच्छा, इसके अलावा है हम लोग का 3 मैथ्स बुक्स, 3 मैथ्स का बुक्स है, और 2 ऑन अकाउंटेंसी, 2 अकाउंट्स का, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है कि इनको हमें बुक सेल्फ में अरेंज करना है, तो हम लोग इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखो हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, इको मैथ, इको मैथ अकाउंट्स, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इको फिर मैथ और फिर अकाउंट्स, एक तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है, इको मैथ अकाउंट्स हो गया, और ऐसे भी हो सकता है, देखो यहाँ पर लिख के दिखाते, इसके अंदर ना इतना सारा नहीं लिख पाएंगे, इको मैथ अकाउंट्स, ठीक है, इको अकाउंट्स मैथ, सॉरी इको मैथ अकाउंट्स, ऐसे, ठीक है। फिर मैथ इको अकाउंट्स, मैथ अकाउंट्स इको, ये हो सकता है, और हो सकता है अकाउंट्स मैथ इको, अकाउंट्स इको मैथ, मतलब 3 टाइप्स ऑफ बुक्स। ये मैंने अरेंज किस बात पे दिखाया, 3 टाइप्स ऑफ, नहीं यहाँ पर ऐसे लिखते हैं अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, ये मैंने क्या दिखाया, अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक इको बुक्स नहीं है, तो एक इको, एक मैथ, एक अकाउंट्स की, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। 6 इको बुक्स है, और जो है 3 मैथ्स का बुक्स है, और 2 अकाउंट्स का बुक्स है, ठीक है। अब जैसे देखो ये पहला अरेंजमेंट, इको अकाउंट्स और मैथ, ठीक है, ये हम एक बार यहाँ पर लिखते हैं, इको अकाउंट्स और मैथ, और समझाते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इको अकाउंट्स और मैथ्स, हम लोगों ने ये अरेंजमेंट लिया सब्जेक्ट वाइज। अब इको का हमें 6 बुक्स रखना है, मतलब 1
2 3 4 5 6। अब ये 6 बुक का अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है, या फिर एक जैसा भी हो सकता है, वो बात अलग है, ठीक है। ऐसे अलग अलग राइटर का हुआ, तो ये मैंने 6 बुक बना दिया। और मैथ्स का जो है, मैथ्स का बोला है हम लोग का 3 बुक, तो 1 2 और ये रहा 3। मैंने ऐसे करके लाइन लगा दिया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और अकाउंट्स का बोला है 2 बुक्स, तो ये रहा अकाउंट्स का 2 बुक्स, मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है, अकाउंट्स का 2 बुक्स हो गया। अब ये अकाउंट्स का 2 बुक्स, इसका नाम है मान लो A1, इसका नाम है A2, ठीक है, हम सारे बुक्स का नाम दे रहे हैं। यहाँ पर मैथ्स का ये मान लो मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का इको 1, इको 2, इको 3 ऐसे करके नाम है, ठीक है, इको 1, इको 2, इको 3, इको 4, इको 5 और इको 6, ठीक है। मेरा थोड़ा सा साइड हो गया है, ये पूरे इकोनॉमिक्स के लिए। अब देखो, ये एक अरेंजमेंट तो ऐसे होगा, लेकिन ये 6 इकोनॉमिक्स बुक्स भी तो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इको 1, इको 2, इको 3, इको 4, इको 5, इको 6 रखा है, इसके जगह हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, इको 1, इको 2, इको 5, इको यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर कर दिया 4, ये भी तो हो सकता है। मतलब एक तो हमें सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट करना है, जो कि 6 तरीके से होगा। और ये एक एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का जो बुक्स है, क्योंकि वो 6 बुक्स है, वो अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे। 3 मैथ्स का बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, और 2 अकाउंट्स का बुक्स भी अपने अंदर इंटरचेंज करेगा। तो भी फिर अलग अलग हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। तो हमारे लिए अरेंजमेंट क्या होगा, एक तो होगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जो कि 6 होगा, लिख के ही मैंने दिखा दिया। और एक होगा हम लोग का हर एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग बुक्स में इंटरचेंज, वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि कितने टाइप का अरेंजमेंट होता है तो वो हमें सब बताना पड़ेगा। सिर्फ अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 से ही थोड़ी ना होगा, A2 A1 भी हो सकता है। अब जैसे ही ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, तो उसमें भी कितने सारे जो है यहाँ पर अरेंजमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो, ये जो सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट है, उस केस के लिए हमारे पास n का अवेलेबिलिटी कितना है, उसके लिए हमारे पास n का अवेलेबिलिटी है यहाँ पर n हो जाएगा 3, ठीक है, n हो जाएगा 3 और r भी हो गया 3। 3 सब्जेक्ट और 3 जगह पे हमें अरेंज करना है, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को एट ए टाइम लेके अरेंज करना है। और 6 इको बुक्स अपने अंदर अगर इंटरचेंज करेगा तो कितने तरीके से होगा, ये बताओ। 6 इको बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज करेगा तो कितने तरीके का अरेंजमेंट निकल के आएगा। 2 अकाउंट्स बुक्स करेगा तो क्या निकल के आएगा, 3 मैथ्स का बुक्स करेगा तो क्या निकल के आएगा, ये बताओ। 6 इको बुक्स अपने अंदर कितने तरीके से, हाँ बोलो। 6 factorial. 6p6 6 फैक्टोरियल, और ये वाला 3p3 factorial. 3p3 3 फैक्टोरियल, और ये वाला 2p2 2 factorial. 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर n भी 6 और r भी 6, ठीक है, 6 बुक्स है, 6 बुक्स को ही एट ए टाइम लेके हमें अरेंज करना है। यहाँ n3 r3 3 बुक्स है, 3 बुक्स को लेके ही एट ए टाइम अरेंज करना है। और यहाँ पर n2 और r2 2 बुक्स है, 2 बुक्स को एट ए टाइम अरेंज करना है। तो हमें ये अरेंजमेंट भी करना है। अब इसमें ये जो सेट लिखा है ना मैंने, इको अकाउंट्स में, इसके अंदर भी वेराइटीज ऑफ अरेंजमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इको का बुक्स को हम लोग इसमें कितने अलग अलग तरीके से रख पाएंगे, फिर उसके साथ इसका जो अरेंजमेंट होगा फिर उसके साथ अलग अलग होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है, यहाँ का अरेंजमेंट कैसे हुआ, इको 1, इको 2, इको 3, इको 4, इको 5, इको 6, ठीक है। फिर अकाउंट्स 1, अकाउंट्स 2, मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3, ठीक है। अब ये पूरा एज इट इज हम लोग रख सकते हैं, और मान लो सिर्फ लास्ट का 2 चेंज कर दिया तो भी तो अलग अरेंजमेंट हुआ ना। तो इस तरीके का कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है। देखो, इसको मैंने M3 कर दिया, इसको मैंने M2 कर दिया, तो ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो वही, एक तो सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट होगा, और एक बुक्स, क्योंकि मोर देन 1 बुक्स है, ठीक है। अगर मोर देन 1 नहीं होता तो यही खत्म बात, एक एक बुक्स अगर होता, क्योंकि मोर देन 1 बुक्स है तो ये भी अरेंजमेंट होगा। और इसमें कैसे हो जाएगा 3p3, और ये सारा अरेंजमेंट एक साथ होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर एक तो 6p6, ठीक है, दूसरा 3p3, और इसके बाद 2p2, ये हो गया बुक्स का अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स का अरेंजमेंट, और ये हो गया सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट, ठीक है। ये तीनों चीज, ये चारों चीज एक साथ होना चाहिए। तो 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल,
एंड अगेन 3 फैक्टोरियल। अब कितना होगा चेक करते हैं। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, फिर से 3 फैक्टोरियल 6 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 होगा, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 840। ठीक है, अब देखते हैं आंसर कैसे दिया हुआ। ये वैसे एग्जाम्पल वाला है, ऑप्शन वाला तो है नहीं। 51,840, हाँ यही आंसर होगा। ठीक है, तो एक हमारा सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट, और उसके बाद बुक्स आपस में अरेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एज इट इज इसी के तरह ही है, बोल सकते हो लगभग। ठीक है, कि हमें जो है जो रेस्ट्रिक्टेड था वो अपने अंदर अरेंज कर रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ भी तो रेस्ट्रिक्शन है ना कि सभी इकोनॉमिक्स बुक्स एक साथ रहेंगे, सभी अकाउंट्स बुक्स एक साथ रहेंगे, मतलब ऐसा अरेंजमेंट कभी नहीं हो सकता है एक इको फिर उसके बाद एक अकाउंट्स आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया है कि इको अकाउंट्स और मैथ्स का बुक्स चाहे किसी के बाद कोई सा भी रहे लेकिन एक ही साथ रहेगा। जैसे इको का ये 6 बुक्स जैसे भी अरेंज करो लेकिन ये 6 एक साथ रहेंगे, इसके बीच में ना तो कोई अकाउंट्स ना तो कोई मैथ्स का बुक्स आना चाहिए। और 2 अकाउंट्स का बुक्स अपने अंदर हमेशा 2 तरीके से ही कर पाएगा, A1 A2 या A2 A1, इसके अलावा इसके अंदर इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और मैथ्स का भी सेम है, इनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तीनों मैथ्स का बुक्स अपने अंदर अरेंज हो सकता है इस तरीके से M1 M2 M3। ठीक है, इसके अलावा M1 M3 M2 ऐसे करके तुम लोग लिख सकते हो, 3 चीज का अरेंजमेंट आराम से हो सकता है। तो ये देखो, ये 3 का हमारा 6 और ये 2 का हम लोग का 2 और ये 6 फैक्टोरियल का सबसे ज्यादा 720, और ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद 51,840 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो और क्या बोला। एग्जाम्पल 4 बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि कितने सारे हम लोग डिजिट्स डिफरेंट नंबर कितने सारे डिफरेंट नंबर हम लोग बना सकते हैं बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ द 5। 5 में से कोई भी 3 डिजिट को लेके हमें बनाना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल 4, डिजिट पहले लिखते हैं क्या क्या है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इतने सारे डिजिट हैं। अब इसमें से बोल रहा है कि कोई भी 3 डिजिट लेना है और हमें 1 2 3 4 5 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अच्छा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बोलो 3 डिजिट लेना है मतलब 3 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा। अगर एट ए टाइम 3 लेने बोला है 3 डिजिट का नंबर और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बोला है, कोई भी नंबर लेके 3 डिजिट का नंबर बनाने बोला है, तो यहाँ पर फिर n कितना होगा और r कितना होगा। n का मतलब तुम लोग को पता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल, r का मतलब नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम। बोलो n कितना होगा। और 5 होगा और r 3 होगा। n 5 होगा r 3 होगा, क्योंकि कोई भी 5 में से मुझे 3 लेना है। ठीक है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 5p3। तो 5p3 का मतलब देखो सिलेक्ट करना है अरेंज भी करना है, तो यहाँ पर हो गया 5 फैक्टोरियल और 5 - 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 5 4 3 2 2 60। ठीक है, टोटल ऐसे 60 नंबर हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे दिखा सकते हैं 1 2 3। अब इसमें भी अलग अलग हो सकता है 3 2 1 3 1 2। ठीक है, 1 3 2 1 2 3 1 2 1 3। ठीक है, इसके अलावा मान लो ऐसे और हो सकता है जैसे कि 3 4 5, फिर इसमें भी चेंज हो सकता है 3 4 5 3 5 4, ऐसा करके टोटल 60 नंबर बनेगा। ठीक है, तो ऐसा करके टोटल 60 नंबर्स हमारा बन सकता है। कोई और रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया था, सिंपल था क्वेश्चन। 5 में से कोई भी 3 नंबर लेके अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया, ये तो आसान था इसमें। अच्छा, एक बार आंसर भी देख लें हम लोग 60। हाँ, अच्छा अब यहाँ पर, अच्छा ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें बोला है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बिगिन विद अ स्पेसिफाइड डिजिट, बिगिन विद अ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विद अनदर स्पेसिफाइड डिजिट। ये पॉइंट नंबर 2 बोला है। पहले पॉइंट नंबर 1 समझो। बोल रहा है
कि इसमें से कितने ऐसे नंबर होंगे जो कोई एक स्पेसिफाइड डिजिट से शुरू हो सकता है। ठीक है, हम बताते हैं इसका मतलब क्या बोला है। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 बोला है बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट। अगर हम लोग कोई स्पेसिफाइड डिजिट से ही इस 3 डिजिट के नंबर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसा हमारा कितना सारा नंबर हो सकता है। अब तुम लोग सोचोगे हमें तो बताया नहीं है कि स्टार्टिंग में लेना क्या है, ना तो इस पे कोई कंडीशन बताए। कोई बात नहीं, नहीं बताने दो। हम लोग इसमें से कोई भी अपना एक स्पेसिफाइड डिजिट सोच सकते हैं, तुम लोग को जो पसंद है 1 2 3 4 5 में से जो भी पसंद है। मान लो कि जब भी 3 डिजिट का नंबर लिखोगे उसी डिजिट को सामने लिखना चाहते हो। ठीक है, तुम लोग कोई भी एक नंबर सोच लो अपने मन से कि हम इस डिजिट को रखना चाहते हैं, कोई भी डिजिट। ठीक है, कुछ भी सोच सकते हो क्योंकि हमें कोई कंडीशन ऑप्शन नहीं दिया है। हमें जो पसंद है हम लोग वो नंबर यहाँ फिक्स कर सकते हैं कि भाई मुझे हमेशा स्टार्टिंग नंबर इतना ही चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि मुझे हमेशा स्टार्टिंग नंबर जो है सपोज कि 3 चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे हमेशा स्टार्टिंग नंबर 3 चाहिए। तो मुझे अगर यहाँ पर हमेशा 3 को ही फिलअप करना है तो इस केस में मेरा एन कितना और आर कितना होगा बताओ। सॉरी, आर को 1 लिख दिया। बोलो एन कितना होगा और आर कितना होगा। अगर मान लो कि मुझे यहाँ 3 लिखना है, अब मैंने बोला मैंने 3 लिखा, तुम लोग को भी 3 लिखना जरूरी नहीं है। तुम लोग कोई भी नंबर लिखो 1 2 3 4। इसको फिलअप परमुटेशन में कैसे करोगे बोलो। यहाँ एन कितना आर कितना। N4 और R2 एन 4 और आर 2 2 नहीं, हमें यहाँ पर हमेशा कोई एक ही नंबर रखना है। तो आर का मतलब नंबर एट ए टाइम सिलेक्ट करने का जो नंबर। तो अगर मुझे यहाँ एक नंबर लगाना है, जैसे तुम लोग लास्ट दिन भी ऐसा क्वेश्चन किए थे, अगर मुझे स्टार्टिंग में कोई एक नंबर रखना है तो आर तो मेरा 1 आता है, वो कैसे ज्यादा है। ও আমি পরেরটা বলে দিয়েছিলাম অন্য দুটোর ফার্স্টটা N5 আর R1 হবে। N5 আর R1 তব গলত होगा। देखो N5 আর R1 বলে ভুল হয়ে যাবে। কেন হয়ে যাবে? 5 মানে তার মানে তুমি 5টার থেকে যে কোনো একটা নিতে চাইছো, কিন্তু আমি তো ফিক্সড করে দিয়েছি। देखो 5 लिखने का मतलब है मेरे पास यहाँ ऑप्शन में सब आ गए 1 2 3 4 5, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं करना है ना, मुझे यहाँ फिक्स्ड कर देना कि भाई मुझे यही वाला डिजिट लिखना है, ये मेरा पसंद वाला डिजिट है। तो क्या N5 होने से वो कंडीशन होगा? N5 होने से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। लेकिन मुझे अगर सिर्फ 3 को ही रखना है तो n कितना लिखना पड़ेगा बताओ। n का मतलब नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल टू फिल अप सम प्लेस। नंबर ऑफ थिंग्स 1 अवेलेबल হবে। मैम N4 हो जाएगा। N1 होगा ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि एक नंबर और उसी को मुझे फिलअप करना है, 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर तुम लोग सोचोगे फिर हम लोगों ने यहाँ क्या क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ हमें कोई एक स्पेसिफाइड डिजिट फिलअप नहीं करना था, हमें यहाँ पर ऐसे डिजिट फिलअप करने थे जो कि 5000 से ज्यादा नंबर बनाए। ठीक है, और 5000 से ज्यादा नंबर बनाए उसके लिए हमारे पास 3 डिजिट था, तो हम लोगों ने यहाँ 3 लिखा था। ठीक है, यहाँ हमें कोई भी एक स्पेसिफाइड नंबर बोला है तो एक स्पेसिफाइड के लिए मैंने तो पहले फिक्स कर दिया ना, मैंने बोला तुम लोग भी अपना पसंद का नंबर लगा सकते हो। तो मुझे यहाँ पर अवेलेबिलिटी से 3 का है और मुझे 3 को ही लिखना है, तो एक नंबर को मुझे पुट करना है, तो 1 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर n और r कितना होगा? यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ मुझे 3 लिखना है, मेरे पसंद का लिखा, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, और बाकी बचे हुए नंबर से कोई भी 2 नंबर यहाँ लिख सकते हैं, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन। कितना होगा और r कितना होगा? r तो एटलीस्ट बताना चाहिए, n भी बताना चाहिए। मैम तो लास्ट दिन N4 হবে আর R2 হবে। हाँ सही बात। एन देखो R2 होगा, 2 जगह है, 2 ही नंबर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं बचता कितना नंबर है। अगर मैंने 3 को फिक्स्ड कर दिया है फर्स्ट पोजीशन के लिए तो बचा ये 4 नंबर, यानी 1 2 4 5। मैंने जो यहाँ पर 3 लिया है तो मेरे हिसाब से यहाँ 1 2 4 5 यानी कि टोटल 4 नंबर बचा। इसमें से एनी टू इसमें से, ठीक है, ये जो ऊपर देख रहे हो ना ब्रैकेट में जो लिखा है, इसमें से कोई भी 2 लेके फिलअप करना है हमें, इसमें से कोई भी 2 लेना है 3 के अलावा, क्योंकि 3 को मैंने फिक्स्ड कर दिया तो इसका हो जाता है 4p2। अब ये
दोनों चीज एक साथ होगा तब ना जाके एक 3 डिजिट का नंबर बनेगा। 1p1 1 फैक्टोरियल, 4p2 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 और ये हो गया 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और ये 12 होगा। ठीक है, तो ऐसे 12 नंबर बन सकते हैं, ऐसे टोटल 12 नंबर बन सकते हैं। तुम लोग देख सकते हो, ये देखो पहले 3 लिख दिया, 3 मेरा फिक्स्ड है, 3 1 2 लिखा, 3 2 1 लिखा। ठीक है, हम ये लिख के भी दिखा सकते हैं। 3 उसके बाद 2 4 लिखा, 3 4 2 लिखा। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, 3 4 5 3 5 4 1 2 3 4 5 6 और भी 6 नंबर होगा। अच्छा 3 तो मेरा फिक्स्ड है, पीछे और क्या आना चाहिए, 1 2 2 1 लिख दिया। अच्छा 1 4 और 4 1 ये होगा। ठीक है, 1 2 किया, 1 4 और 1 5 करना चाहिए, 3 1 5 3 5 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी 2 नंबर बनेगा, 12 है ना, और भी 2 नंबर बनेगा। और क्या बन सकता है, देखते हैं क्या नहीं लिखा मैंने। 1 2 लिख दिया मैंने, हाँ 1 4 लिखा, हाँ लिखा 1 4, 1 5 वाला पेयर को बनाया, हाँ बना दिया। अच्छा अब क्या होना चाहिए, 2 4, 2 4 मैंने बनाया है। अच्छा 2 4 बनाया, 2 5 बनाना चाहिए जो कि नहीं बनाया, तो 3 2 5 और 3 5 2। देखो मैंने 12 नंबर तुम लोग को लिख के भी दिखा दिया। मैंने 3 को फिक्स रखा था, 3 को फिक्स रख के जितने भी नंबर हो सकते हैं प्रोबेबली, मतलब प्रोबेबली नहीं कंफर्म इतने ही नंबर होंगे। अगर तुम लोग 3 के जगह कोई और नंबर फिक्स करोगे तो भी तुम लोग का यहाँ पर 1p1 तो आएगा ही। ठीक है, 3 के जगह कुछ और फिक्स कर दो, अगर यहाँ 4 फिक्स कर देते तो यहाँ पर 1 2 3 5 आ जाता, तो भी बात एक ही बनता। हाँ नंबर अलग हो जाते, प्रैक्टिकली जब लिखोगे नंबर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग लिख के अपना कंफर्मेशन कर सकते हो। अब ये थोड़ा आसान था तो लिख दिया, हर एक चीज लिखना जो है मुश्किल है, इसीलिए तो फॉर्मूला है ना, हर एक चीज नहीं लिख सकते हम लोग। अच्छा फिर इसमें और एक सेकंड पॉइंट है, अब बोला है अगर बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट तो आंसर क्या होगा। अब मुझे कंडीशन क्या लगाया है कि बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ स्पेसिफाइड डिजिट, तो कैसे आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे 3 डिजिट तो बनाना ही है क्योंकि पहले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है। 3 डिजिट में 3 जगह। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है, पहले वाले पे भी एक स्पेसिफाइड नंबर, लास्ट वाले पे भी एक स्पेसिफाइड नंबर। तो उस केस में यहाँ n कितना होगा, r कितना होगा, लास्ट वाले के लिए n कितना होगा, r कितना होगा, बताओ। अभी जो किया ये और इसमें कोई फर्क ना है। ठीक है, एन और आर दोनों ही 1। हाँ दोनों ही 1 होगा, तो यहाँ पर 1p1। ठीक है, अच्छा अब ये लास्ट वाला बताओ, लास्ट में भी कोई एक नंबर हमारे पसंद का फिक्स करना है। जैसे हम मान लेते हैं मैंने यहाँ 3 को फिक्स किया और लास्ट में हम मान लो फिक्स करते हैं 5 को। ठीक है, तो यहाँ 5 ही लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। तो उस केस में n कितना होगा और r कितना होगा। अगर ये समझ में आता है तो ये अलग थोड़ी, ये आगे है ये पीछे। हाँ बोलो। 1 হবে हाँ দুটোই 1 1 नहीं होगा, दोनों ही 1 1। अगर ये समझ में आता है तो ये अलग थोड़ी ना है, ये आगे लिख रहा है ये पीछे लिख रहा है, तो ये हो गया 1p1। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर मेरे पास नंबर अवेलेबल मैंने 3 को किया था मेरे अपने मन से, और हम हमेशा 3 ही लिखेंगे। और यहाँ पर अगर देखो मैंने 5 को अवेलेबल किया था नंबर के तौर पे, और मुझे हमेशा यहाँ 5 ही लिखना है। ठीक है, अब बचा मेरा मिडिल का अरेंजमेंट, तो मिडिल में मुझे कितने नंबर लिखने पड़ेंगे वही मेरा आर होगा, और कितने नंबर से चूज कर सकते हैं। आप देखो 3 और 5 मैंने फिक्स कर दिया, मिडिल में हमेशा फिर क्या आ सकता है, या तो 2 या तो 3 या तो 4, तीनों में से कोई एक। ठीक है, यहाँ पर फिलअप करने के लिए मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, 2 3 और 4 पड़ा हुआ, सॉरी 2 3 नहीं, 3 तो मैंने ले लिया है, 1 2 और 4। ठीक है, मैंने जैसे चूज किया है उसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पर लिखने के लिए 1 2 और 4 ही बचेगा ऑलवेज। ठीक है, तो n कितना होगा, r कितना होगा। मैम 3p1। 3 और यहाँ पर 1। ठीक है, 3p1 सही बात, 3p1 होगा। अब ये तीनों चीज एक साथ होना चाहिए, स्टार्टिंग में कांस्टेंट, मिडिल में 3 में से कोई भी एक लिखेंगे जब भी लिखेंगे, और लास्ट वाला भी कांस्टेंट। ठीक है, तो 1p1 1 फैक्टोरियल होता है, 3p1 हो गया 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा,
1 फैक्टोरियल का 1 होता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का 1, यानी 3 नंबर बनेगा। देख लो, लिख के देख लो। मैंने स्टार्टिंग में 3 लगाया, पीछे 5 लगाया, तो बीच में एक बार 1 आ सकता है, 3 2 5 आ सकता है, 3 4 5 आ सकता है, और क्या बनेगा? और कुछ नहीं, आगे पीछे फिक्स कर दिया। बीच में जितने नंबर बच रहे उससे जितना सारा नंबर बनेगा बनेगा, 3 नंबर बच रहे इतना, बस ये 3 ही नंबर बनेगा। अगर तुम लोग आगे पीछे कुछ और फिक्स कर लो तो भी चलेगा। जैसे तुम लोग मान लो कि स्टार्टिंग में 1 फिक्स कर रहे हो और एंडिंग में मान लो 3 फिक्स कर रहे हो, तो बीच में क्या आएगा? 1 2 3 आ सकता है, 1 और क्या 4 3 आ सकता है, और एक नंबर आएगा 1 5 3, और क्या आएगा? डिजिट तो बस इतने ही अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, कुछ भी कर लो, ठीक है। 3 ही जो है नंबर निकल के आएंगे, चाहे तुम लोग किसी को भी फिक्स कर सकते हो अपने मन से। उसमें जनरली परमुटेशन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ी ना चेंज होगा, चाहे यहाँ 1 मतलब 3 लिखो या कुछ और लिखो, 1 1 ही होगा। यहाँ पर कुछ भी ले लो 5 की जगह तो भी 1 1 होगा, और यहाँ कुछ भी नंबर क्यों ना आए वो 3 और 1 ही आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो बिगिन विद स्पेसिफाइड एंड एंड विद स्पेसिफाइड होने पे हम लोग का आंसर ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला है how many 4-digit number can be formed out of the digit 1 2 3 5 7 8 9 if no digit is repeated in any number। ठीक है, अगर कोई भी रिपीटेशन ना हो तो इतने सारे नंबर से 4 डिजिट का कितना सारा नंबर बना सकते हैं? एक सेकंड, 4 डिजिट का कितना सारा नंबर बना सकते हैं, यही पूछा पहला क्वेश्चन। इसका और एक क्वेश्चन भी, ठीक है, एग्जाम्पल 5। डिजिट्स है हम लोग के पास अवेलेबल 1 2 3 4, शायद नहीं है, 1 2 3 5 7 8 9, हाँ 5, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ठीक है। हम लोग को बोला है कि 4 डिजिट का नंबर बना के देना है, कोई डिजिट का रिपीटेशन नहीं चाहिए, ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है, 4 डिजिट का नंबर बनाना, ठीक है। तो एन कितना होगा, आर कितना होगा, क्योंकि मुझे और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बोला है, कोई भी नंबर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 डिजिट का नंबर बनना चाहिए। तो एन कितना होगा और आर कितना होगा? N7 R4। हाँ, सही बात, N7 R4, क्योंकि साथ में से कोई भी लो, मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन जब दिया नहीं है तो ऐसे ही होगा। तो 7P4। अब R4 क्यों हुआ? 4 डिजिट के लिए 4 नंबर ही एट ए टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 7 6 5 4 और 3। 30 30 into 4 120 120 into 7 840। अब इतने सारे नंबर कैसे लिख के दिखाए? पॉसिबल ही नहीं है, 4 डिजिट का पहला बात लिखना मुश्किल होता है, ऊपर से 840 नंबर्स, ये तो काफी मुश्किल है, ठीक है। ये 840 आ गया। अच्छा, अब इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 840, हाँ ठीक है। अब बोला है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000, ठीक है। अब कंडीशन लग रहा है, बोल रहे 4 डिजिट का बनाओ, लेकिन ऐसा कितना सारा नंबर होगा जो 3000 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब यही 4 डिजिट का नंबर ही बनाना है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन एडेड है, 4 डिजिट तो होना ही चाहिए, प्लस ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ये बता रहे हैं हम लोग को, ग्रेटर देन क्या चला गया क्वेश्चन, 3000 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 3000 होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा बोलेगा, लास्ट दिन हम लोगों ने किया था, देखते हैं तुम लोग क्या बताते हो। तो रेस्ट्रिक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ यहाँ यहाँ, कहाँ पर रेस्ट्रिक्शन सोचना पड़ेगा और क्या सोचना पड़ेगा? मैम पहला वाला जो बॉक्स है वहां पे रिस्ट्रिक्शन होगा कि वहां पे 3 या 3 से ज्यादा नंबर लेना पड़ेगा। क्या क्या होगा यहाँ देख के बताओ। मैम 3 हो सकता है, 5 7 8 9 हो सकता है, क्योंकि 1 और 2 तो छोटा हो जाएगा 3 से। 1 2 के अलावा ये स्टार्टिंग में हम लोग इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, वो लोग कितना लिखेंगे, मतलब यहाँ फिलअप करने के लिए इसमें से कितना नंबर लेंगे? मैम एक लेंगे तो R1 हो जाएगा, और ये कितने सारे नंबर में से एक नंबर ले रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 में से, तो ये 5 हो जाएगा। और इसका फिर अरेंजमेंट हम लोग का कैसे होगा? सिलेक्शन और अरेंजमेंट 5P1
इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैंने ऐसे नंबर को लगा दिया है जिससे मेरा नंबर ग्रेटर देन 3000 होगा, अब बाकी बचा ये 3 जगह पे फिलअप करना है, तो यहाँ पर एन और आर कितना होगा, पहले आर बता दो, क्योंकि ऐसे केसेस में आर बताना हमेशा आसान होता है, क्योंकि 3 जगह है, 3 जगह को फिलअप करने के लिए 3 नंबर चाहिए, तो आर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम, ठीक है। तो हमें 3 नंबर लेना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी एक ले चुके हैं, 4 डिजिट बन जाएगा। और यहाँ पर एन कितना होगा, एन मतलब अवेलेबल ऑफ नंबर, ठीक है, कितने नंबर अवेलेबल है, तो टोटल नंबर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई एक यहाँ पर आएगा, लेकिन वो एक कौन सा होगा, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो लेकिन बात तो यही है, 7 में से कोई एक यहाँ आएगा, तो यहाँ कितना सारा नंबर अवेलेबल होगा हमें लिखने के लिए, एन कितना होगा बोलो, ये तो लास्ट दिन का ही क्वेश्चन है, मैम सिर्फ 4। 4। कैसे 4 होगा मुझे बताओ, कौन कौन सा 4 होगा बोलो, अगर 4 भी होता है, चलो मैंने लिखा, कौन कौन सा 4 है, मैम 6। 6, सही है, 6 होगा। 4 कैसे होगा, 6 होगा क्योंकि मेरे पास अगर एक नंबर यहाँ लिख देंगे, इसमें से एक नंबर फर्स्ट डिजिट में अलॉट करना है, तो एक अगर चला गया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 9, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा ये ग्रेटर देन 3000 हो जाएगा, तो यहाँ इतने सारे नंबर में से कोई भी एक 3 नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे नहीं। ये सब एक ही तरह का जा रहा है, पता नहीं तुम लोग क्यों कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो इस टॉपिक में मुझे हमेशा जवाब अच्छा मिलता है। 6p3 एटलीस्ट डिजिट वाला लोगों को काफी आसान लगता है अब तक मैंने जो देखा है, ठीक है, चलो 6p3। अब ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी सीखा हुआ है, लेकिन अगर तुम लोग देखोगे नहीं तो मुश्किल है। ये ग्रेटर देन 5000 यहाँ लिखा, यहाँ 3 में से कोई एक नंबर जा सकता है, तो बचा कितना, अगर एक चला जाएगा तो बचा 4, ठीक है, एक ही जैसा है, डिजिट अलग है, ये बस प्रैक्टिस हो रहा है, अदरवाइज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हम लोग चाहे तो स्किप भी कर सकते। तो 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो गया 3 फैक्ट, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 20 मतलब 600, ठीक है, ये 600 होगा, चेक कर लो। हाँ 600, ठीक है, यही वाला आंसर। एग्जाम्पल 6, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, हमें टोटल नंबर्स पता करने कितने सारे होंगे जो कि ग्रेटर देन 2000 होगा, that can be formed with the digit 1 2 3 4 5, no digit being repeated in any number, तो digits अवेलेबल है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, मुझे जो भी नंबर फॉर्म करने हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 2000 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मुझे कितना डिजिट का बनाना है वो नहीं बताया, जैसे यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस में हमें ये भी बता रहा है 4 डिजिट का ही बनेगा और ग्रेटर देन 3000 बनेगा, यहाँ पर नंबर बता दिया है ग्रेटर देन 2000, लेकिन डिजिट हमें नहीं पता है, तो तुम लोग बोलो कि 2000 से बड़ा नंबर अगर मुझे बनाना है, कितने डिजिट का नंबर मुझे बनाना चाहिए, बोलो, ये तो 1 2 3 4 का बच्चा भी बोल देगा। मैम 1 को छोड़ के बाकी चारों में से कोई भी ले सकते हैं। কত ডিজিটের হবে সেটা 4 digits का। मैम 4 डिजिटेड ही होगा। और कुछ नहीं होगा, 4 डिजिट्स तो सही हुआ 4 आंसर, और और कुछ नहीं। 5। तो यहाँ डिजिट जब नहीं बना बताया है तो हम लोग को सिर्फ थोड़ी ना 4 डिजिट्स तक ही बनाना है, और कितने डिजिट बनेगा, और बनेगा कुछ,
और कुछ बनेगा? नहीं मैम, नहीं मैम। और कुछ नहीं बनेगा। 6 डिजिट बन नहीं सकता है क्योंकि 6 नंबर्स अवेलेबल है नहीं। 1 डिजिट भी नहीं बना सकते, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, क्योंकि वो सब 2000 से कम होता है। 4 और 5 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है तो नॉर्मल सा बात है। यहाँ मुझे डिजिट बताया ही नहीं था कि मुझे कितने डिजिट का बनाना है। मुझे बोला 2000 से ज्यादा वाला बनाओ, तो 2000 से ज्यादा का तो मेरा 4 डिजिट 5 डिजिट दोनों ही होगा, तो मुझे दोनों पे ही ट्राई करके देखना है, ठीक है। अब हम 4 डिजिट का नंबर बनाने का कोशिश करते हैं, वो कितना सारा बनेगा। तो 4 डिजिट का नंबर अगर मुझे बनाना है तो मुझे 4 प्लेसेस लेने। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एकदम स्टार्टिंग में लगाया जाता है क्योंकि उसी से हमारा डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 2000 होगा कि नहीं, उस बात का फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या नंबर से फिलअप करने से ग्रेटर देन 2000 हो सकता है, यहाँ से सोच के बताओ क्या क्या नंबर लिखने से ग्रेटर देन 2000 हो सकता 2 3 4 5। है। हाँ, 2 3 4 5, इसमें से कोई, ये थोड़ी ना सारा लिखना है, इसमें से कोई भी एक लिखना है। एक नंबर के लिए दूसरे के लिए दूसरा लिख सकते हो, या फिर उसी में इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर n कितना और r कितना, इस एक प्लेस को, मेरा लैंग्वेज सुन लो अच्छे से, इस एक प्लेस को फिलअप करने के लिए अवेलेबल नंबर जितना है वो n होता है, बार बार बोल रहे हैं तुम लोग को, और जितना नंबर मुझे फिलअप करना है वो r होता है। तो मुझे बताओ अवेलेबल नंबर कितना है, फिलअप कितना करना। n 4 r is equal to 1। हाँ, ये 4 में से कोई भी एक, तो 4p1, ठीक है। ये हम लोग बार बार करते हुए आ रहे हैं, 4p1, ठीक है। अब यहाँ पर 3 जगह बाकी है फिलअप करने के लिए, वो करना भी पड़ेगा तभी जाके 4 डिजिट का नंबर बन सकता है। यहाँ पर n कितना होगा और r कितना होगा, पहले r बता दो, फिलअप कितने जगह को करना है, बोलो r कितना होगा। 3। p और n कितना होगा वो डिपेंड कैसे करता है, देखो हमारे पास टोटल अवेलेबल डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है जिसमें से एक यहाँ पुट होगा, लेकिन हाँ वो एक नंबर जो पुट होगा वो इन चारों में से कोई एक होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ कितने अवेलेबल होंगे, यहाँ अगर 2 भी लिख देते हैं, मानो यहाँ 2 लिख दिया, तो यहाँ क्या क्या बचेगा, 3 4 5 1। यहाँ अगर मान लो 3 लिख दिया होता तो फिर यहाँ क्या बचेगा, 2 4 5 1, ठीक है। यहाँ मान लो 4 लिख दिया होता तो फिर यहाँ क्या बचेगा, 1 2 3 5, और यहाँ अगर 5 लिख दिया होता तो क्या बचेगा, 1 2 3 4, हर हालत में 4 ही बचता। बोलो 4। तो यहाँ पर 4p1, ये सब चीज एक साथ होना चाहिए, 4p1 और 4p3, तो आंसर हो जाएगा 4 factorial by 3 factorial, 4 factorial by 1 factorial। तो 4 into 3 factorial by 3 factorial, 4 factorial का मतलब 24 होता है, मैंने लिख दिया, और 24 into 4 96, ठीक है। अब 96 नंबर्स लिख के दिखाना पॉसिबल है नहीं, तो 4 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो 96 नंबर्स बन सकता है, जिससे हमारा 4 डिजिट नंबर तो बनेगा एंड 2000 से ज्यादा वाला भी बनेगा, ठीक है। अब 5 डिजिट का बताओ तुम लोग, 5 डिजिट के लिए कितने सारे प्लेसेस बनाओगे, 1 2 3 4 5। क्या यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, 5 डिजिट और ग्रेटर देन 2000, ये भी सेम था 4 डिजिट और ग्रेटर देन 2000। बोलो अगर मुझे 5 डिजिट बनाना है तो क्या स्टार्टिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। मैम आप रिपीट कर सकते हैं क्या आपने? 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो क्या मेरा कोई रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाया था तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कभी नहीं करना restriction नहीं। पड़ेगा। 5 डिजिट का नंबर कुछ भी बनाओ वो 2000 से ज्यादा ही होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन करना, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी लिखो, आगे पीछे मिडिल में जो नंबर चाहे लिख दो, 1 2 3 4 5 में से हमारा 5 2000 से ज्यादा ही बनेगा। तो बोलो इस केस में n कितना और r कितना। N5 और R भी 5। हाँ, n भी 5 r भी 5, 5 नंबर, 5 में से कोई भी लेके यहाँ पर पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 5p5।
तो 5 फैक्टोरियल यानी 120 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि हमारे 5 डिजिट्स वाले बन जाएंगे और 2000 से ज्यादा। जैसे क्या बन सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 5 4, ठीक है। अब 120 नंबर लिखना तो पॉसिबल है नहीं, फिर भी हम तुम लोगों को 2 1 दिखाते हैं जितना इधर उधर करके लिख पाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा 5 डिजिट नंबर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 5 जगह पे 5 नंबर को हर बार लेके सिलेक्ट कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं, वही 5 नंबर लेके सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है, तो फिर परमुटेशन 5 भी है। अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने जो भी डिजिट्स का क्वेश्चन किया है, क्योंकि आगे जाके और मुझे नहीं लगता है डिजिट का क्वेश्चन अभी हमें मिलेगा, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज उसमें मिलेगा तो मिलेगा, सभी एक ही कंसेप्ट में बेस्ड है, कुछ भी अलग कंसेप्ट नहीं था लास्ट क्लास से लेके अभी तक का, ठीक है, सभी लगभग एक ही जैसा कंसेप्ट पे बेस्ड, करने का तरीका एक ही जैसा है, बस हाँ कहीं पर कुछ बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन, कहीं पर कुछ, बस इतना ही फर्क। एग्जाम्पल 6, ठीक है, अच्छा 6 तो कर लिया, एग्जाम्पल 7, ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम इतना बता सकते हैं, इसके थोड़ी देर पहले जो बुक सेल्फ पे इको मैथ्स और अकाउंट्स का क्वेश्चन किया था ना बुक सेल्फ के ऊपर, सेम ऐसा ही है, यहाँ बुक्स का बात है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का बात है। देखो क्या बोला है, एग्जाम्पल 7, देखो क्या बोला है यहाँ पर, there are 6 students of whom 2 are Indians, 2 Americans and the remaining 2 are Russians, ठीक है। सबसे पहले बोला है टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 2 इंडियन है, 2 अमेरिकन है और 2 रशियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। They have to stand in a row for a photograph so that the 2 Indians are together, the 2 Americans are together and so that 2 Russians, बोल रहे हैं इनको ना फोटो लेना है, ठीक है, इनको ऐसे लाइन पे लग के फोटो लेना है, रो का मतलब लाइन बाय लाइन फोटो लेना है, ठीक है, लेकिन ऐसे फोटो लेना है कि 2 इंडियन हमेशा एक साथ हो और 2 अमेरिकन हमेशा एक साथ हो, 2 रशियन हमेशा एक साथ ही खड़े हो, इस तरीके से लेना, ठीक है। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन डू सो, कितने तरीके से वो ये कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें बताना। तो यहाँ पर अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, देखो सबसे पहला तो हमें ये इंडियन अमेरिकन और रशियन ये कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं उसका अरेंजमेंट करना है, मतलब हमारा फोटो इस तरीके से हो सकता है इंडियन अमेरिकन रशियन, या फिर इंडियन रशियन अमेरिकन, ठीक है, या फिर ऐसे, ये ए लिखा है मैंने, एन लिख दिया कर लो ए, अच्छा, या फिर अमेरिकन इंडियन रशियन, अमेरिकन रशियन इंडियन, या फिर रशियन इंडियन अमेरिकन, रशियन अमेरिकन इंडियन, ये हो गया कंट्री वाइज इनका अरेंजमेंट, कंट्री वाइज ऐसे हो सकता है, लेकिन इंडियन तो एक नहीं है, 2 इंडियन है, ठीक है, रशियन भी 2 है, अमेरिकन भी 2 है, ठीक है। अब ये 2 अपने अंदर तो इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे इंडियन एक साथ खड़े होंगे, लेकिन मान लो इंडियन ये 2 पर्सन है, ठीक है, ये 2 पर्सन है, तो जरूरी थोड़ी है ये मान लो पर्सन 1 ये पर्सन 2, तो पर्सन 1 पर्सन 2 भी खड़े हो सकते हैं, या फिर पर्सन 2 पर्सन 1 करके भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स और ये बुक्स का कंसेप्ट था सेम वैसा है, ठीक है। तो एक तो ये अरेंजमेंट होगा कि कौन सा देश का लोग फर्स्ट, कौन सा बीच में और कौन सा लास्ट में खड़ा होगा, एक ये अरेंजमेंट होगा। दूसरा, जो भी 2 स्टूडेंट्स खड़े हो रहे हैं वो अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज हो सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितने तरीके से ये चीज हो सकता है। तो यहाँ पर 2 इंडियन अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं 2p2, 2 अमेरिकन अगेन 2p2, 2 रशियन अगेन 2p2, यानी 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे। और ये जो तीनों कंट्री के लोग अपने अंदर इंटरचेंज कर रहे हैं वो कितने तरीके से कर रहे हैं 3p3, 3 कंट्री, ठीक है, ये 3 कंट्री, तीनों कंट्री के लोगों को एट ए टाइम लेना है तो 3p3, तो तीनों कंट्री के लोगों को अरेंज करेंगे 3p3, लेकिन ये एक एक पर्सन नहीं, अगर सिंगल पर्सन होते एक इंडियन एक अमेरिकन एक रशियन तो यही अरेंजमेंट आंसर हो जाता, मतलब 6, लेकिन यहाँ पर 2 इंडियन अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है,
तो इसका मतलब ये देखो, जैसे इंडियन 1 इंडियन 2, अमेरिकन 1 अमेरिकन 2, रशियन 1 रशियन 2, ये हम लोग का इंडिया अमेरिका रशिया वाला हो गया। लेकिन इस पे भी एक से ज्यादा अरेंजमेंट होगा। कैसे? जैसे मान लो मैंने कर दिया इंडियन 2 इंडियन 1, बाकी एज इट इज रख। और भी इसमें ही ये इस सेट के अंदर कितने सारे अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने तुम लोग को थोड़ा विजुअलाइज करके दिखाने का कोशिश की, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 2p2 ये वाला 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना होगा? 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 6 into 2 12 12 into 4 48 48 वेज यानी तरीका है जिसके बेसिस पे ये अपना फोटो ले सकते हैं। 48 वेज देखते हैं। देखो 48 वेज, ठीक है, इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। और जो यहाँ पर बुक सेल्फ वाला क्वेश्चन था, कोई फर्क नहीं। यहाँ पर पहले अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम लोगों ने करा अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स, ठीक है। बुक्स इन ईच सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट में बुक्स का कैसे अरेंजमेंट हो सकता है। सेम तरीके से एक एक देश के अंदर जितने लोग हैं फोटोग्राफी लेने के लिए, वो अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये दोनों मिला के हमारा अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है। सिलेक्ट एंड अरेंज यानी कि परम्यूटेशन, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल 7, ये पूरा वो इकोनॉमिक्स बुक्स, मैथ्स बुक्स और अकाउंट्स बुक्स के ऊपर जैसा क्वेश्चन था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, थोड़ा भी अलग नहीं। सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पर नाम अलग दे दिया, कंसेप्ट एज इट इज है, नाम अलग दे दिया है, क्वांटिटी अलग दे। एग्जाम्पल 8। अच्छा, ए फैमिली ऑफ 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर इज टू बी अरेंज फॉर ए फोटोग्राफी इन 1 रो, ठीक है। इनको भी लाइन पे लग के फोटो लेना। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड? अच्छा, वो बैठ के फोटो लेंगे लेकिन रो में ही लेंगे, मतलब लाइन लगा के ही बैठेंगे, ठीक है। ऑल द सिस्टर सिट टुगेदर, पहला कंडीशन, अगर सारी बहनें एक साथ बैठेंगी, ठीक है, पहला। दूसरा वाला हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पर लिखते हैं कितने ब्रदर्स हैं फैमिली में और कितने सिस्टर्स। तो ब्रदर्स यहाँ पर 4 है, सिस्टर्स 3 है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ये बना देते, चलो ये हो गया ब्रदर्स और ये सिस्टर्स। ये सिस्टर्स। अब हमें अरेंजमेंट करना है, ताकि कंडीशन क्या बोला है कि ऑल सिस्टर सिट टुगेदर, सभी बहनें एक साथ बैठे, ठीक है। तो अगर ये सिट टुगेदर है तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड टुगेदरनेस के लिए, ये नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो जो नॉट रेस्ट्रिक्टेड है उनको तो सिंगल काउंट किया जाता है, जो रेस्ट्रिक्टेड है उनको ग्रुप में काउंट किया जाता है। तो टोटल 5 अरेंजमेंट होना चाहिए, टोटल अरेंजमेंट फॉर 5 मेंबर्स होगा, ठीक है। तो 5 मेंबर 5 जगह में कैसे अरेंज हो सकते हैं? 5 मेंबर 5 जगह, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इन तीनों को हमेशा एक माना है, तो मुझे कितने सारे सीट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा? 1 2 3 4 बॉयज के लिए और 3 सीट और भी लगेगा, लेकिन उन तीनों को मुझे एक मानना है, ठीक है। इन तीनों को मुझे एक मानना है जो एक साथ बैठेंगे। अब यहीं पर बैठेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं भी एक साथ बैठ सकते हैं। मतलब ये अरेंजमेंट कैसे देखने में होगा? जैसे कि देखो ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ये मान लो एक भाई यहाँ पर है, फिर यहाँ अगर एक बहन आ जाती है, ठीक है, तो लगातार यहाँ पर 3 बहनें होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 बहनें यहाँ पर लगातार होनी चाहिए, और बाकी भाई कहाँ जाएगा? इधर इधर और इधर, ऐसे जा सकता है। तो ये तीनों एक साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक भाई है, यहाँ पर एक भाई है, बीच में 3 बहनें, बीच में 3 बहनें हैं, ठीक है, बीच में 3 बहनें, ठीक है, बीच में 3 बहनें और यहाँ पर हो गया बाकी
दो भाई, ठीक है। तो ये बीच में तीन बहनें, ये जब भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, जब भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का अलग अलग हो सकता है। इससे ज्यादा तो हम लोग लिखे क्या, उतना तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5, पांच जगह पे लोगों को अरेंज करना है, तो 5p5, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखो थोड़ी ना सच में 5p5 हमारा कितना है, ये तीन भी तो है, लेकिन ये तीन एक साथ है तो इसीलिए इस तरीके से कर दिया। लेकिन ये तीन अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है सिस्टर 1 सिस्टर 2 सिस्टर 3, और यहाँ पर मैंने लिखा है सपोज करो कि सिस्टर 2 सिस्टर 3 सिस्टर 1, ऐसे लिखा है। तो इस तरीके से ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। ये कितने जन है, सिस्टर 3 है और वो तीन अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, 3p3 यानी फैक्टोरियल 3 तरीके से। अब ये दोनों चीज एक साथ होगा तब ना जाके फोटोग्राफी जो है वो कंप्लीट होगा भाई बहन का। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, यानी 720 वेज हो सकता है, ठीक है, इनके फोटोग्राफ लेने का इस तरीके से। तो ये अरेंजमेंट देखो मैंने थोड़ा सा विजुअलाइज करने का भी कोशिश किया है, खराब थोड़ा ड्रॉ हुआ है मेरा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश किया कि देखो ये इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट, ऐसे 720 अरेंजमेंट होगा। जैसे एक भाई इधर है, बाकी तीन इधर है, दो इधर, फिर दो इधर, फिर ये दोनों में भी इंटरचेंज हो सकता है। जैसे मान लो इधर है ब्रदर 1 ब्रदर 2, इधर है ब्रदर 3 ब्रदर 4, और यही अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है ये दोनों इधर आ गए, ये दोनों इधर चले गए, या यहाँ से एक चला गया, इधर से एक चला गया। तो एक एक अरेंजमेंट के अंदर कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, मतलब 720 टोटल अरेंजमेंट होगा, ऐसा कैलकुलेशन करने पे निकल के आता है, जो कि लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला आंसर 720 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पूछा है इफ नो टू सिस्टर सिट टुगेदर, ठीक है। दूसरा बोल रहा है दो बहनें कभी भी एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। No two sister sit together, तो हम लोग का आंसर क्या हो। तो देखो अगर दो बहनें एक साथ नहीं बैठेंगे तो वो कैसे बैठ सकते हैं, कैसे बैठने से कभी भी दो बहनें एक साथ नहीं आएंगे, ये बता सकते हो, कैसे बैठने से दो बहनें बगल बगल नहीं होंगी। मैम क्वेश्चन टा की बोल रहे हैं? क्वेश्चन, नो टू सिस्टर सिट टुगेदर, कभी भी दो बहनें एक साथ नहीं बैठेंगी। मैम एक भाई एक बहन एक भाई एक बहन। हाँ, एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन होने से ये पॉसिबल होगा, सही बात है। देखो एक भाई एक बहन ऐसे अगर बैठाएंगे तो कभी भी दो बहनें एक साथ नहीं बैठेंगी, नॉर्मल सा बात है, ठीक है। अब फिर कैसे हो सकता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पहले भाइयों को बैठा दिया, ये एक भाई, ठीक है, मैंने लाइन बाय लाइन ही बैठा है। मान लो ब्रदर 1 से लेके ब्रदर 2 ब्रदर 3 ब्रदर 4, अगर ऐसे हम लोग बैठाते तो बहन को कहाँ देना पड़ेगा, बहन कितनी है, बहन है 3, ठीक है। 3 बहन को कहाँ देने से वो एक साथ नहीं होंगे, अगर एक बहन यहाँ एक बहन यहाँ और एक बहन यहाँ बैठने से वो कभी भी एक साथ नहीं हो रहे, क्योंकि अगल बगल दो भाई आ जा रहे, ठीक है। या फिर एक बहन को यहाँ बैठाओगे, ठीक है, यहाँ बैठाओगे तो भी पॉसिबल है। जैसे मान लो एक बहन को यहाँ बैठा दिया तो भी पॉसिबल है। ऐसे अरेंजमेंट में भी देखो तीनों बहन एक साथ नहीं आएंगे। और एक चीज भी हो सकता है, इसके जगह अगर तुम लोग यहाँ लिखोगे ऐसे तो भी चलेगा, तो भी दो बहनें एक साथ नहीं आएंगी, ठीक है। ऐसे करके मतलब सीधा सा बात है, ये भाई के बीच में बैठा दो या दो यहाँ दोनों साइड में बैठा दो, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे 1 2 3 4 5 बहनें कहाँ से आ गई, वो हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे पॉसिबिलिटीज है, यहाँ बैठाओ यहाँ बैठाओ यहाँ बैठाओ यहाँ बैठाओ यहाँ बैठाओ, इन सारे प्लेसेस में से 3 बहन को कहीं भी बैठा दोगे ना, और भाइयों को अगर ऐसे बैठा दोगे तो कोई भी दो बहन एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। तो कोई भी दो बहन एक साथ नहीं आ सकती है। अच्छा, अब मुझे पहले बोलो कि अगर हम लोग ब्रदर का अरेंजमेंट देखें, पहले ब्रदर को ही बैठा देंगे ना, फिर उसके बाद उसके हिसाब से सिस्टर को बैठाएंगे ताकि वो एक साथ ना आए। पहले अगर ब्रदर का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो बोलो ब्रदर कितने सारे हैं और उनके लिए कितने सारे प्लेसेस अवेलेबल होंगे, एन और आर कितना होगा। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यहाँ पर थिंग्स जो है वो लिविंग एलिमेंट है, ह्यूमन बीइंग है, 4 भाइयों का बात हो रहा है, 4 भाइयों को हमें
कितने जगह पे अरेंज करना है? 4 जगह पे अरेंज करना है। मैंने सब बता ही दिया, तो थोड़ा बता दो मुझे एन और आर कितना होगा। मैम N4 R4। 4p4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सिस्टर का अरेंजमेंट देखते हैं, फिर दोनों को एक साथ करेंगे। सिस्टर का अरेंजमेंट क्या होगा? तो एन और आर यहाँ भी देखना है। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, यहाँ पर थिंग्स जो है वो ह्यूमन बीइंग है, लिविंग एलिमेंट है, सिस्टर्स है। कितने सारी सिस्टर्स है बताओ? वही एन होगा या फिर वो आर होगा? पहले बताओ नंबर ऑफ सिस्टर्स कितने हैं? ये बताओ। हाँ बोलो। आवाज कट सर। 3 3 हाँ 3 होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रॉन्ग है, इन रॉन्ग है, क्योंकि बोलो 3 सिस्टर को बैठाने के लिए हमारे पास कितने प्लेसेस अवेलेबल है? क्योंकि N 3 5 तो मेरा, होगा। हाँ 5 प्लेसेस है। 1 2 3 4 5, 3 सिस्टर को हम कोई भी 5 जगह पे बैठा सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए 3 जगह नहीं 5 जगह अवेलेबल होगा, तो मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। क्योंकि देखो ऑलवेज हम लोग का क्या होता है कि n ग्रेटर देन इक्वल 5 होता है। तो जैसे तुम लोगों ने वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला क्वेश्चन किया था ना कि फर्म में स्टूडेंट्स लोगों को एसोसिएट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर भी वैसा ही है। देखो यहाँ 4 प्लेस है और 4 भाई है, 4 प्लेस 4 भाई, ठीक है। और यहाँ पर 5 प्लेस है सिस्टर्स के लिए और 3 सिस्टर है। 5 जगह में से कोई भी 3 जगह पे तुम लोग सिस्टर्स को बैठा सकते हो, तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। कोई भी सिस्टर एक साथ नहीं आएगी। अब ये दोनों चीज, इसका 5p3, अब ये दोनों चीज हमारा कंबाइनली होना चाहिए। एंड कंसेप्ट है, तो एंड का मतलब हम लोग का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होता है। 4p4 4 फैक्टोरियल, 5p3 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 डिवाइडेड बाई 2, तो 60 इंटू 24 ये कितना हो जाएगा? 1440, ठीक है। 1440 ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास 5 प्लेस अवेलेबल है तो मुझे 5 प्लेस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से कोई भी जगह, मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यहाँ ही लिख सकेंगे, मतलब यहाँ ही बैठा के फोटो ले सकेंगे। हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ब्रदर 1 सिस्टर 1, ब्रदर 2 सिस्टर 2, ब्रदर 3 सिस्टर 3, ब्रदर 4, ये एक हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है, देखो सिस्टर 1 ब्रदर 1, ठीक है, फिर ब्रदर 2, फिर सिस्टर 2, फिर ब्रदर 3, फिर सिस्टर 3, और फिर ब्रदर 4, ये भी हो सकता है। मतलब हम इधर और इधर ऐसे चाहे ऐसे बैठा सकते हैं, 2 भाई बीच में, अगल बगल 2 बहनें, और यहाँ पर एक भाई बीच में, अगल बगल 2 बहनें। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बहन, यहाँ पर एक बहन, यहाँ पर, मतलब एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन, ये भी एक कंडीशन है और ये भी है। तो मतलब मेरे पास 5 जगह मुझे दिख रहा है कि अगर सबको एक साथ बहनों को नहीं देना है तो ये 5 में से कोई भी 3 जगह मुझे लेना पड़ेगा, 5 में से कोई भी 3 जगह, ठीक है। तो ये हो गया 5p3। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9। 8 वाला हो गया, अब हम लोग 9। अच्छा ये जो है ये हम लोग का राउंड टेबल का है, मतलब सर्कुलर परमुटेशन का है। तो एग्जाम्पल 9 अभी नहीं करते क्योंकि मैंने सर्कुलर परमुटेशन नहीं सिखाया, अभी तुम लोगों को सिखाएंगे। अभी 10th वाला करते हैं जो कि सर्कुलर परमुटेशन का नहीं है। बोला है कि 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर टू बी सीटेड फॉर ए फोटोग्राफ इन ए रो। लगभग अभी जो क्वेश्चन किया वैसा ही है। 6 बॉयज है 5 गर्ल्स है, इनको फोटोग्राफ मतलब फोटो लेना है, तो इनको रो में बैठ के फोटो लेना है। नो टू गर्ल्स सीट टुगेदर एंड नो टू बॉयज सीट टुगेदर। बोल रहा है कि कोई भी 2 लड़का पास पास या कोई भी 2 लड़की पास पास नहीं होने चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन, ठीक है। तो अगर कोई भी 2 बॉयज या 2 गर्ल्स एकदम पास पास नहीं होने चाहिए तो फिर हम लोग अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? देखो बॉयज है 6 और गर्ल्स है 5, तो बोलो कैसे कर सकते हैं? क्या ऑप्शन है, क्या लगता है कैसे उनको अरेंज करें ताकि कोई भी 2 गर्ल या कोई भी 2 बॉय एक साथ ना हो? एक गर्ल एक बॉय, एक गर्ल एक बॉय, वैसे कर। अच्छा एक गर्ल एक बॉय, एक गर्ल एक बॉय, ठीक है। तो गर्ल 1 बॉय 1 ऐसे लिख रहे हैं ताकि काउंटिंग में, या फिर सिर्फ जीबी भी लिख सकते हो। 1 2 3 4 5,
1 2 3 4, अच्छा और एक हो गया। तो देखो 5 लड़की 1 2 3 4 5 और 6 गर्ल बॉय 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर कैसे होगा बोलो, यहाँ 5 हो गया अब। फर्स्ट में एक बॉय होगा फिर हाँ तो फिर बॉय गर्ल होगा, गर्ल बॉय से नहीं कर सकते, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम क्या होना चाहिए फिर ऑलवेज बॉय से। बॉय। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग गर्ल से स्टार्ट करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। देखो पहला गर्ल बैठा दिया, दूसरा बॉय, ठीक है अभी तक तो ठीक है, फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय। तो गर्ल तो 5 है, 1 2 3 4, चलो और एक बच्ची है 5। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 गर्ल कंप्लीट, 6 बॉयज 1 2 3 4 5। अब अगर हमारा स्टार्टिंग हम लोगों ने गर्ल रखा तो फिर बॉय इधर देंगे तो दो एक साथ हो जाएगा, तो मुझे इधर ही देना पड़ेगा। मतलब हमें हमेशा स्टार्ट फ्रॉम बॉय एंड एंड फ्रॉम बॉय वाला कंसेप्ट लेना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल है। ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम लोग गर्ल से स्टार्ट करेंगे ना, अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे गर्ल से तो हमारा अरेंजमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि लास्ट में फिर दो बॉय हो जाएगा, वो तो हमें मना कर रखा है। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऐसे पहले एक लड़के को बैठाओ फिर लड़की फिर लड़का, ऐसे करके अगर चलेंगे तो अरेंजमेंट बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें बॉय के लिए अरेंजमेंट और गर्ल्स के लिए अरेंजमेंट अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। तो बॉयज के लिए अरेंजमेंट करेंगे तो हम लोग एन और आर कितना है, एन का मतलब जितने सारे प्लेसेस है और आर का मतलब जितने सारे प्लेसेस एट ए टाइम हमें सिलेक्ट करना है बॉयज के लिए। तो बोलो कितने सारे प्लेसेस अवेलेबल है और कितने सारे प्लेसेस ऑक्युपाई करने हैं? जितने लोग हैं उतने ऑक्युपाई करने हैं। एन और आर दोनों ही 6 होगा। हाँ दोनों ही 6 होगा। देखो बॉयज तो 6 है, तो 6 जगह चाहिए, 6 जगह तो बन भी रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 भी 6 यानी 6 फैक्टोरियल। अच्छा अब गर्ल्स का बताओ, गर्ल्स को हमें अरेंज करना है जितने सारे जगह है और जितनी सारी गर्ल्स है। एट ए टाइम हमें 5 गर्ल्स को बैठाना है, तो 5 ही जगह होगा। और जगह कितना चाहिए, 5, क्या 5 जगह है या उससे दोनों ज्यादा है? 5 ही होगा एन। 5 ही है। देखो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग 1 2 3 4 5 इसके अलावा कहीं भी गर्ल्स को पुट नहीं कर सकते। अगर इस गर्ल्स को उठा के यहाँ रखेंगे तो ये दोनों बॉयज आसपास हो जाएंगे, वो नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर देखो ऐसा अरेंजमेंट है कि इसके अलावा कोई और पैटर्न हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि एक अरेंजमेंट है, क्योंकि बॉय 1 इधर आ सकता है या फिर ये बॉय 1 हो सकता है, ये बॉय 1 इस तरीके से चेंज हो सकता है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये ऐसा नहीं रहेगा। जैसे इसमें क्या हुआ था, इसमें हम लोगों ने देखा कि सिस्टर यहाँ 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 ऐसे बैठ सकती हैं, या फिर सिस्टर ऐसे बैठ सकती हैं, ठीक है, या फिर सिस्टर ऐसे बैठ सकती है, ठीक है, या फिर सिस्टर ऐसे बैठ सकती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, गर्ल्स को इधर ही बैठना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर। हाँ अब 5 में से कौन कौन से जगह पे बैठेगा वो अलग है, वो चॉइस है कि बैठ सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये बीच बीच में गर्ल्स ही होगा, 5 जगह पे गर्ल्स ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता है। 5 3 5 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए तब ना पूरा फोटोग्राफी कंप्लीट होगा। 120 726 फैक्टोरियल का मतलब इंटू 125 फैक्टोरियल। देखो मुझे याद होता है तो मैंने लिख दिया, तुम लोग कैलकुलेटर पे देख। 86400, ठीक है 86400, ये आंसर एग्जाम्पल 10। एक बार चेक कर लें, 8640, ठीक है। देखो चैप्टर प्रैक्टिस वाला है, सिर्फ हम बता देने से नहीं होगा, तुम लोगों को खुद से भी करना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज बी का 1 नंबर मेरा जो है सर्कुलर परमुटेशन का है, 2 भी सर्कुलर परमुटेशन का है, 3 भी सर्कुलर परमुटेशन का है, 4 भी सर्कुलर परमुटेशन का है। इस वजह से एक्सरसाइज बी का 1 से लेके 4 तक हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तो नहीं सिखाया है सर्कुलर परमुटेशन। तो 1 से 4 हमारा पेंडिंग रहेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर परमुटेशन सीखेंगे तो करेंगे। अभी यहाँ पर 5th नंबर से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड। सिंपल क्वेश्चन है, एक वर्ड दिया है डॉगमेटिक, इसमें जितने सारे लेटर है उनको कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं ये बता, बोलो क्या होगा। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक ऑफ परमुटेशन। डॉगमेटिक इसको अरेंज करना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एन कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेटर जितने हैं उतना नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल है, और आर कितना हो जाएगा, एट ए टाइम मुझे 8 लेटर को लेके सिलेक्ट करके अरेंज करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। तो 8 फैक्टोरियल, अब 8 फैक्टोरियल तुम लोग चेक करके देखो, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 1, 8 फैक्टोरियल मतलब 8 और 7 और इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो 40,320 जो कि ऑप्शन बी से हमारा मैच हुआ। इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन दिया था 40,300। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, the number of ways the number of arrangement of 10 different things taken 4 at a time in which one particular things always occur, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को कैसे सोचना है वो भी हम तुम लोग को हिंट्स देते हैं। जैसे तुम लोगों ने अभी डिजिट का क्वेश्चन देखा ना, कि एक स्पेसिफाइड डिजिट मुझे बिगिनिंग में लेना ही है, फिर देखा एक स्पेसिफाइड डिजिट बिगिनिंग और एक एंड में लेना है। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास 10 अलग अलग चीज है, ठीक है, जिसमें से हम लोग हमेशा 4 चीज एक बार में लेके सिलेक्ट करके अरेंज करते हैं, मतलब हमारे अरेंजमेंट में हमेशा 4 चीज आता है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर थिंग्स हम लोग ऑलवेज लेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर थिंग्स हम लोग ऑलवेज लेंगे। जैसे मान लो तुम लोग के पास 10 टाइप्स ऑफ चॉकलेट है, ठीक है, उसमें से तुम लोग को सिलेक्ट और अरेंज करना है एट ए टाइम 4 चॉकलेट, ठीक है, लेकिन उसमें से तुम लोग का जो फेवरेट है वो तुम लोग ऑलवेज सिलेक्ट करते हो और बाकी 3 बचे हुए में से सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही बताना है कि कैसे होगा। तो देखो तुम लोग कोशिश करो बताने का, हम यहाँ पर लिख के दिखाते क्या बोला है। 10 डिफरेंट थिंग है हमारे पास, पहला बात तो ये बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 को हम लोग क्या बोलेंगे, एन या आर बोलो। टेन को क्या बोलेंगे, एन या आर। एन। एन। एन, 10 हम लोग का एन हो गया। टोटल थिंग्स हमारे पास 10 है, उसमें से हमें हर बार कितना चीज को लेना है हमें क्वेश्चन बता ही दिया है। जो आर का लैंग्वेज होता है टेकन नंबर ऑफ थिंग्स एट ए टाइम, वो तो 4 बता ही दिया है, तो आर हम लोग का कितना होगा 4, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन बोला है, क्या बोला है कि एक जो पर्टिकुलर चीज है वो हमारे पास ऑलवेज आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे हमेशा 4 चीजों को लेना है, लेकिन मेरा कंडीशन ये है कि मुझे ये 4 में से एक ऐसा चीज है जो मुझे हर बार लेना है, ठीक है। 4 में से एक ऐसा चीज है जो मुझे हर बार लेना है, यहाँ पर वही बोला है। देखो यहाँ पर वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर, एक पर्टिकुलर चीज है जो बार बार आएगा, हर अरेंजमेंट में आएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें 4 चीज लेना है, लेकिन हमें ये कंडीशन दिया है कि इसमें से एक चीज हमारा ऑलवेज आएगा, ठीक है। जो 4 10 में से जो चार चीज हम लोग लेंगे उसमें एक चीज हम लोग ऐसा लेंगे, वो 4 में एक हम लोग ऐसा चीज लेंगे जो हमारे पास बार बार आना चाहिए, ठीक है। अब मान लो वो फिक्स चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हो, यहाँ लिखो यहाँ लिखो यहाँ लिखो यहाँ लिखो, बात उसका कोई रेस्ट्रिक्शन हमें नहीं दिया। ये डिजिट थोड़ी ना है कि आगे ही लिखना है कि बीच में या पीछे, हमें 4 में से एक चीज, जैसे मान लो यहाँ पर टोटल 10 चीज है, ठीक है, ऐसे 10 चीज है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसके बाद 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। देखो मैंने अलग अलग आइटम बनाए, एक तो कलर वाइज और एक में मैंने ऐसे गोल किया सर्कल जैसा और एक ऐसे बिंदी बिंदी लगाया, ठीक है। तो 10 तरीके का चीज हो गया। अब यहाँ से हम लोग जब भी कुछ निकालते हैं तो 4 चीज निकालते हैं, ठीक है।
लेकिन ये 4 चीज निकालते क्यों है? क्योंकि हमें 4 ही चीज एक बार में सिलेक्ट करना है, ऐसा बोला है, 4 चीज निकालते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक चीज हमारा हमेशा पर्टिकुलर हम लोग ड्रॉ करते ही करते हैं, एक चीज को हम लोग हमेशा पर्टिकुलर ड्रॉ करते ही करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इसको 2 तरीके में डिवाइड करो, ठीक है। एक बार ये देखो, जब हम लोग एक पर्टिकुलर चीज लेते हैं तो एन आर कितना होगा, और बाकी जब पर्टिकुलर चीजों को लेंगे तो एन आर कितना होगा। थोड़ा सा सोचो, इस पे एक फॉर्मूला भी है, वो भी दिखाएंगे, थोड़ा सा सोच के बताओ, या तो फिक्स वाला बता दो या तो फिर जो फिक्स नहीं है वो वाला बता दो। पहले कोशिश करो ये वाला बताने मैम का। ये पहले वाले केस में R1 होगा। हाँ, ये सही है, पहले वाले केस में R1 होगा, क्योंकि एक चीज मेरा फिक्स्ड है तो वो एक ही चीज को हमें बार बार लेना है, एक चीज मेरा फिक्स्ड होगा। अच्छा, और यहाँ पर n थोड़ा सा डिफिकल्ट है बताना, ठीक है, कोशिश करो अगर बता पाते हैं। और नहीं NV1 होगा। NV1, अच्छा ठीक है, चलो लिखते हैं। और इधर वाला बताओ। R3 होगा। R3 होगा, ये सही है। और n कितना होना चाहिए? इधर N3 होना चाहिए, उधर N4 होना चाहिए। अब होगा N9 होगा। N9, ये सही बात है, N9 होगा। देखो, अगर यहाँ मेरा एक चीज चला जाएगा तो यहाँ मेरे पास 9 चीजों में से कोई भी 3 चीज मुझे लेना है, क्योंकि इधर तो मेरा कोई नहीं। देखो यहाँ से मुझे क्या लेना है, कोई भी 4, एनी 4, जिसमें से एक मेरा फिक्स्ड होना चाहिए, जिसमें से एक हम ऑलवेज ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें से एक हम ऑलवेज ड्रॉ करते हैं। तो इधर वाला ठीक हुआ है, इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 9p3, यहाँ पर हो गया 6 ठीक है। अच्छा, एक बार 9p3 लिख के ही करते हैं। अच्छा, और ये वाला जो है ये 1p1, ये भी, ये हम लोग का 1p1 बोल रहे हो, ठीक है। ये 1 तो ठीक है, लेकिन ये n जो है ये थोड़ा सा चेंज होगा, हम बताते हैं। चलो, अब इसका जो फॉर्मूला है वो तुम लोग को हम एक बार दिखाते हैं, फिर समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पे एक फॉर्मूला होता है। दो थ्योरम, ठीक है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने देखो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही बनाया है, जितने सारे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं अपने हिसाब से सब अलग चीज है, ये एक अलग देखने में, ये अलग देखने में, सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन एनी। अच्छा ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा ये वाला है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हमें कितने सारे परमुटेशन, कितने सारे ऑब्जेक्ट का निकालना है, आर। हमारे केस में आर का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 4, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोग को यहाँ पर 10 दिया है। व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन एनी अरेंजमेंट, जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज उस अरेंजमेंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या बोला है, आर इंटू एन, ये देखो ऐसे बोला है, आर इंटू एन माइनस 1 इंटू पी आर माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें बोला है, आर इंटू एन माइनस 1 इंटू पी इंटू आर माइनस 1। अगर हम लोग फॉर्मूले में लगाते हैं तो आर कितना है 4, ठीक है। n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 एन पी, आर माइनस 1 मतलब 3, ठीक है। तो 9p3 मैंने जो बोला, ये देखो ये हम लोग का सही बना है, लेकिन यहाँ 4 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा 4 आना चाहिए। तो अगर हम एक बार फॉर्मूला बेस्ड लिखाते हैं, फिर हम समझा देंगे कैसे होगा। तो हमारा इस पे जो फॉर्मूला है वो एक बार लिखो, इस पे हमें एक फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला जो है हम पीछे लिखते हैं, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, r इंटू एन माइनस 1 इंटू पी ऑफ आर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, तो r कितना है 4, कैसे पता चला, ये देखो तुम लोगों ने खुद बताया r 4 है, ठीक है। और ये जो है n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 p, और r का मतलब 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 9p
3, ठीक है, ये मेरा आंसर होना चाहिए। हम उसको प्रैक्टिकली समझा देंगे, डोंट वरी। इसमें यहाँ पर दिखवा रहे हैं 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 4 into 9 8 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो आंसर होगा 4 9 8 और 7 यानी 2016, ठीक है 2016 यानी ऑप्शन कौन सा होगा हम बता दें। और फिर यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन वैसे कुछ दिया नहीं, हाँ दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसको पढ़ के बता देंगे। ये हम लोग का आंसर जो है ना ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है। हम एक बार बी लिख देते हैं फिर दिखा देंगे तुम लोग को बी के साथ ही मैच होता है। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, बोल रहा है इफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फर्स्ट प्लेस। मान लो कि हम लोग को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कहीं तो एक रखना है कि हम लोग उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, बोला है ना फर्स्ट प्लेस इज, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ही हो। जैसे मैंने बोला तो तुम लोग फर्स्ट प्लेस में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, थर्ड में या फिर फोर्थ में, क्योंकि 4 चीज एट ए टाइम सिलेक्ट करेंगे तो जगह 4 ही होगा। तो 4 में से कोई भी एक जगह पे हम लोग वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो हम लोग ऑलवेज सिलेक्ट करते हैं जब भी हम लोग 4 चीज लेते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने प्लेसेस होंगे R-1। जिस बेसिस पे तुम लोगों ने ये फॉर्मूला छोड़ो, जिस बेसिस पे तुम लोगों ने यहाँ 3 बोला, मैंने क्या बोला वो पर्टिकुलर चीज को मान लो कि हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो बाकी जगह बचा कितना 3, वही चीज यहाँ पर मुझे बोला है। अब इस जगह को फिलअप करने के लिए हमें कितने सारे चीज मिलेंगे N-1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक तो मैंने फिलअप कर दिया है, मतलब एक मेरा पक्का पक्की कहीं बैठ जाएगा, तो बाकी कितना हो गया 10-1। जिसलिए तुम लोगों ने 9 बोला कि इधर अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चला जाएगा तो मेरा इधर 9 में से 9 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो ये चीज यहाँ पर बेस N-1 PR-1, ये चीज तो इजीली समझ में आता है और ये तुम लोगों ने सही भी बताया है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। सिमिलरली बाय प्लेसिंग एंड rth प्लेस। अब जैसे कि मैंने बोला ये जो मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम यहाँ पर रखेंगे, हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। मतलब मेरा बचा हुआ 3 जगह कुछ भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, या फिर ये 2। और हम लोग का मतलब देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो बचा हुआ प्लेसेस है अगर हम मेरा फिक्स चीज को इधर बैठाते हैं, ठीक है, तो फिर मेरा बाकी इधर इधर ऐसे हो सकता है 1 2 3। ये मैंने स्पेशल चीज को ऐसे बड़े करके दिखा दिया, यहाँ भी लिख सकते हो या फिर स्पेशल चीज को यहाँ लिख के ऐसे भी कर सकते हो। मतलब मेरा ये जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो हम हमेशा चूज करते हैं वो हम लोग ये 4 में से कोई भी एक जगह पे लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर वही बोला है कि हम लोग वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी लिख सकते हैं, सेकेंड थर्ड एंड rth प्लेस, ठीक है। तो फिर बोल रहा है वी फाइंड दैट इन ईच केस द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज N-1 PR-1। दिस द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑकर्स इज R into N-1 into PR-1, ठीक है। N-1 PR-1 ऐसे बोला है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 1P1 तुम लोगों ने बोला है ये सही तो है, लेकिन ये तब होता ना 1 तब होता मेरा कि ये देखो मेरे पास एक चीज ही मुझे पुट करना है लेकिन मेरे लिए जगह कितना सारा अवेलेबल है, ये 4 में से कोई भी एक चीज में कोई भी एक जगह पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर N और R में से कौन सा चेंज होना चाहिए, इतना बात हमेशा ध्यान में रखो कि N मेरा कभी भी R से कम नहीं हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट हम हमेशा चूज करते हैं, सपोज करो कि हम ये वाला ऑब्जेक्ट हमेशा चूज करते हैं, लेकिन इसको हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, उसका मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि मुझे फर्स्ट प्लेस में ही लिखना है, सेकंड में ही लिखना है, कि थर्ड में लिखना है, कि फोर्थ में, कहीं पर भी लिख सकते हैं। और बाकी बचे हुए 3 जगह पे कोई भी डेटा को मतलब कोई भी थिंग्स को पुट कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये है तो मेरे पास एक ही चीज सिलेक्ट, मुझे एक ही चीज एट ए टाइम करना है, लेकिन उसको पुट करने के लिए मेरे पास कितने प्लेसेस अवेलेबल होंगे वो मेरा n होना चाहिए। तो यहाँ पर n कितना होना चाहिए तुम लोग ये बताओ। मैम 4। समझ में आया 4, हाँ 4 होगा ना, ये 4 होगा। फिर क्यों होगा देखो ये 1 तुम लोगों ने बोला था
ठीक है, मानते हैं 1 बोल सकते हो, लेकिन तब 1 होता ना जब मेरा प्लेस भी रेस्ट्रिक्टेड होता। मेरा थिंग्स रेस्ट्रिक्टेड है, प्लेस रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि मुझे इस चीज को यहीं पर लिखना है, मुझे इस चीज को हम ये किसी भी प्लेस में, 4 में से किसी भी प्लेस में रख सकते हैं। तो मेरे लिए ये 4 जगह है जिसमें हम ये सर्कल को पुट कर सकते हैं, कहीं पर भी मेरा मन कहीं पर भी हम पुट करें, क्योंकि इस पे मेरा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये चीज कैसे सिमिलर है हम दिखाते हैं। ये जो यहाँ पर एक क्वेश्चन था ना कि हम लोग बहनों को ये 5 में से कोई भी जगह पे रख सकते हैं, 3 ही क्यों ले, क्योंकि मेरे पास तो 5 जगह है, 5 में से कोई भी 3 लेंगे और मेरा चलेगा, कोई भी 3 मेरे लिए चलेगा। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही है कि यहाँ पर मेरे पास ये एक ही चीज मुझे लेना है हर बार, वो तो मैंने फिक्स कर लिया, लेकिन उसको बैठाने के लिए, उसको रखने के लिए मेरे पास 4 जगह है। तो 4p1, ठीक है, तो ये 4p1 हो जाएगा, और ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए। तो 4p1 इंटू 9p3। अब देखते हैं, इन्होंने जो फॉर्मूला बोला उससे 2016 आया, और मैंने जैसे बताया तुम लोग को प्रैक्टिकली, उससे भी 2016 आता है कि नहीं। तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई यहाँ पर हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया 987 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। 4987 2016 आ गया, ठीक है। वो तो फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, फॉर्मूले से फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, लेकिन हम तो बोलेंगे ऐसे याद रखो, ठीक है। यहाँ पर 4 क्यों हुआ उसका लॉजिक मैंने बता दिया, और एक बार बताते हैं। मेरे पास एक ही चीज है, लेकिन मेरे को उस चीज को बैठाने के लिए, उस चीज को प्लेस्ड करने के लिए प्लेसेस मेरे पास 4 अवेलेबल है। तो अब एन और आर में एन ही बड़ा हो सकता है, तो फिर मेरा प्लेसेस को मुझे एन में इंसर्ट करना चाहिए, तो एन मेरा 4 हो जाएगा, आर मेरा 1 हो जाएगा। मतलब एक चीज सिलेक्ट कर रहे हैं एट ए टाइम, जिसको रखने के लिए मेरे पास 4 प्लेसेस अवेलेबल है, ठीक है। तो टोटल 2016 ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं, ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें हम लोग इस तरीके का अरेंजमेंट को कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, मैंने पहले ही बोला, स्पेशली अलग से फॉर्मूला भी बना रखा है, बट ये याद करना मुझे नहीं लगता है नेसेसरी है। अगर ये समझ में आता है तो इसको याद करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला है तो मैंने बता दिया कि ऐसी चीजों में इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल 7 बोल रहा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर ऑकर। तुम लोग पहले सिंपल तरीके से ही बताओ, इसका भी फॉर्मूला होता है, बताते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हम लोग का कितना है 10, जो कि n को डिनोट करेगा, और टेकन कितना है, टेकन 4 एट ए टाइम, एक बार में हमें 4 चीज लेना है, तो ये हो गया 4 जो कि r को डिनोट करेगा। अब तुम लोग इसी ड्रॉ को इमेजिन करो कि यही वाला सेम कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब कंडीशन ये है, हमें यहाँ पर बोला है कि एक पर्टिकुलर चीज कभी नहीं आता है, एक पर्टिकुलर चीज कभी नहीं आता है, वन पर्टिकुलर थिंग नेबर कम, ठीक है। एक चीज हमें कभी नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारे पास 4 जगह है, ठीक है, और ये जो कंटेनर दिख रहा है, यहाँ से हमें एक चीज के अलावा बाकी कोई भी चीज हम लोग ले सकते हैं हमारी इस 4 जगह को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि 4 ही हमें चीज निकालना है कंटेनर से। तो मुझे बोलो इस केस में एन कितना होगा, आर कितना होगा, मैम N9R4। सही बात है, N9R4, क्योंकि एक चीज मुझे लेना ही नहीं है, तो फिर मेरे पास 10 चीज हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो 9 में से ही, जैसे मान लो यहाँ पर तुम लोगों ने सोच लिया कि ये रेड वाला कभी नहीं लोगे, तो तुम लोग के पास अवेलेबल थिंग्स कितना 9 बचा। अब 9 में से कोई भी 4 लो ना, बना थोड़ी ना है, 9 में से कोई भी 4 लो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो रेस्ट्रिक्शन है वो हम लोगों ने आउट कर दिया, तभी तो यहाँ 9 लिखा, 9p4, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 9 8 7 6
और यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर भी लगाएंगे 5 फैक्टोरियल, आंसर हो जाएगा 9876 3024। ठीक है 3024 ये हम लोग का ऑप्शन कहाँ गया, सी है। ठीक है इसमें भी फॉर्मूला है, हम दिखाते हैं, इसमें भी फॉर्मूला है, लेकिन इसमें तो फॉर्मूला का जरा भी जरूरत नहीं है, ये काफी आसान है। इसका भी फॉर्मूला होता है, वो हम बताते हैं। देखो तुम लोग को पढ़ के दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे फॉर्मूला बना दिया है। ये लो, जो पहला थ्योरम हम पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो मैंने जो ड्रॉ किया उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वो 10 है, तो एन 10 हो गया। टेकन आर एट ए टाइम, हमें आर 4 एट ए टाइम लेना है। व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट में एक चीज जो है वो नहीं आएगा, तो नेवर कम टुगेदर। वहां लैंग्वेज दिया था, बात तो एक ही है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, बोल रहा है n-1 PR। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, परम्यूटेशन होगा n-1 PR। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो, और तुम लोग मैथ्स भी कर लो, सेम ही बात है। n-1 PR होना चाहिए जब नेवर कम टुगेदर। तो यहाँ n कितना है, 10-1 PR, R मतलब 4, तो ये हो गया 9P4। ठीक है लेकिन इससे बेटर है कि हम लोग पहले प्रैक्टिकली चीजों को समझे, फिर फॉर्मूले में जाए। फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, अगर हमें ऐसे समझ में आता है, और ऐसे आराम से समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्टार्टिंग वाला थोड़ा ऐसे लगता है 1 होगा, लेकिन 1 नहीं होता है उसमें, क्योंकि उसमें 4 जगह बचता है हमें लिखने के लिए। ठीक है यहाँ पर देखो हमारे पास 9 चीज है, 9 में से हमें कोई भी 4 चीज को लेके 4 जगह पे पुट करना है। था तो 10 चीज, जब एक मना हो गया है तो बचता है 9। ठीक है तो 3200 सॉरी 3024 अरेंजमेंट हो सकते। अब 8th नंबर, इसमें बोला है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर इनटू अ रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंट सीट, द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन ऑक्यूपाई द सीट इज। ठीक है तो मिस्टर एक्स और वाई एक ट्रेन के डब्बे में एंटर किए, ठीक है, जहां पर 6 जगह खाली पड़ा था। खाली होता है तो हमें भी तो अच्छा लगता है ना कि बैठने का जगह मिल गया। ठीक है अगर रिजर्वेशन नहीं होता है उस केस में, स्पेशली लोकल ट्रेन के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है बाकी तो आजकल सब जो है रिजर्वेशन के बिना होता नहीं है। जो भी हो, तो 6 जगह उनको खाली दिखा। वो 6 जगह को कितने तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मतलब इतना जगह मिल गया, सोच रहे इधर बैठे कि उधर बैठे, तो ऐसे करके मान लो 6 जगह लगातार खाली है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ऐसे लोकल ट्रेन में पीछे जो खाली जगह होता है ना वो काफी बड़ा होता है, तो ये 6 जगह खाली है। अब ये सोच रहे हैं ये एक्स और वाई, ठीक है, अब ये सोच रहे हैं इधर बैठे इधर बैठे इधर बैठे कैसे बैठे। ठीक है तो वो तुम लोग को बताना है। तो उस केस में एन कितना और आर कितना, तो कौन सा जगह होगा वो सिलेक्ट करना और मैम अरेंज 30 करना। डेज 30 डेज, हाँ सही बात। बोलो एन कितना आर कितना। मैम N6 और R2 6P 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 5 4 और नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है ये हम लिख के भी दिखा सकते, ये एक्स है ये वाई है। ठीक है अब ये हम ना ये सीट का नंबर दे देते हैं, मान लो सीट में नंबर है। ठीक है सीट में नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों सोच रहे हैं हम लोग 1 2 में बैठ जाए या 1 3 में बैठ जाए। ठीक है या 1 4 या 1 5 या 1 6, मतलब एक्स वाई सोच रहे हैं एक 1 में बैठ जाएगा दूसरा 2 में, एक 1 में बैठ जाएगा दूसरा 3 में, एक 1 में बैठ जाएगा दूसरा 5 में, एक 1 में बैठ जाएगा दूसरा 6 में। हम 30 लिख के दिखा देंगे। ठीक है ये आसान है, दो दो है तो हम लिख के दिखा सकते। या फिर ऐसा सोच सकते हैं ये एक्स और वाई हो गया, या फिर ऐसा सोच सकते हैं जस्ट इसको ऑपोजिट लिखो 21 31 41 51 61, मतलब मतलब अब क्या हो गया देखो, एक्स पहले हम लोगों ने फर्स्ट जगह पे फिक्स किया और वाई को चेंज किया। अब यही चीज हम लोगों ने वाई पे अपनाया, वाई को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया और हम लोग बोल रहे एक्स इधर 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 जा सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है, मैंने 1 2 किया, अब 1 यहाँ पर करते हैं ऐसे, इसके बाद ऐसे करो, देखो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो इसके बाद करो, हाँ
इसके बाद 2 1 ऐसे कर दिया, अब 3 से कर लेते, 3 1 3 2 3 3, सॉरी 3 3 तो नहीं होगा, एक ही जगह पे दोनों जन नहीं बैठ सकते, 3 2 3 4 3 5 3 6। अच्छा और क्या हो सकता है, अब इसका उल्टा लिखो, 3 1 का उल्टा लिख देते हैं, 3 1 का उल्टा ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है चलो 3 1 का उल्टा नहीं लिखना पड़ेगा, 4 1 लिखते हैं, 4 1 4 2 4 3 4 5 और 4 6, ठीक है। और क्या हो सकता है, 1 से स्टार्ट किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया। अच्छा अब ये 3 1 ये डबल हो गया, सॉरी ये 3 1 ना डबल हो गया, इसको पूरा 2 लिख दो तब सही होगा, तब सही होगा, ठीक है। मतलब ये भी सही था लेकिन वो लिखने में गलत हो सकता है, ये इधर का चेंज कर देते हैं एक सेकेंड, 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे कर दिया। अच्छा 1 से स्टार्ट, 2 से 3 से 4 से, अब 5 से, 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 6, और एक हो जाएगा हम लोग का 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5, ठीक है। आई थिंक 30 होना तो चाहिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 इंटू 5 30 हो गया, तुम लोग देख सकते हो मैंने जैसे लिखा है ना उसमें सभी कंडीशन फुलफिल होता होगा, ठीक है। ये देखो x का फर्स्ट प्लेसेस और उसके बाद y का इंटरचेंज, फिर y का सेकंड प्लेसेस उसके बाद इंटरचेंज, ऐसे करके देखने से भी समझ में आएगा, और ऐसे भी देख सकते हो फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, थर्ड वन थर्ड भी होगा, ये देखो 1/3, ठीक है, सभी का ऑल्टरनेट होगा, ऐसे लिखने से सारे अरेंजमेंट आ जाते हैं। तो ये 30 कैसे आया मैंने लिख के दिखा दिया, क्योंकि 2 डिजिट था तो कोई भी लिख सकता है, हम क्यों, तुम लोग भी लिख सकते हो, 2 से ज्यादा हो जाएगा तो इतना सारा चीज लिखना मुश्किल होता है, ठीक है। 3 भी लिखा जाता है लेकिन उससे ज्यादा तो कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये लिख सकते हो, तो कुछ कुछ चीज लिख के देखोगे तो तुम लोग को भी समझ में आसानी से आए। अब क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसका आंसर 30 जो कि ऑप्शन डी है। अच्छा मैंने डी नहीं लिखा, यहाँ लिख देते, चलो डी। अब 9 बोला है द नंबर ऑफ numbers lying between 100 and 1000 can be found with the digit 1 2 3 5 6 7। कितने सारे ऐसे नंबर है जो 100 से लेके 1000 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। पहले हमें ये बताया है कि डिजिट क्या क्या है, ये बताया है, पहले डिजिट्स को लिखते हैं। डिजिट्स है 1 2 3 और क्या था 4 5 6 7, अच्छा चलो रैंडमली था 4 5 6 7। अच्छा अब हमें बोला है कि मुझे जो नंबर बनाने हैं वो 100 से लेके 1000 के बीच के नंबर होने चाहिए, ठीक है। 100 से लेके 1000 के बीच के नंबर होने चाहिए, कितने सारे नंबर बनेंगे। तो जब भी नंबर बनाते हैं तो हमें डिजिट पता करना होता है कि कितने डिजिट का नंबर बनाए। तो बोलो 100 से लेके 1000 के बीच में जो नंबर्स बनेंगे वो कितने डिजिट्स के बनेंगे। 3 मैम 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स ओनली 3 डिजिट्स, और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 का स्टार्टिंग 100 के बाद का 101 होगा और यहाँ एंडिंग 999 पे होगा, तो हमेशा 3 डिजिट्स का ही नंबर बन सकता है, ठीक है। अच्छा 3 डिजिट का नंबर बनाना है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बोला है, 3 डिजिट के नंबर में 3 प्लेसेस, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आगे पीछे कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में हमारा एन कितना और आर कितना बताओ। फिर से तो डिजिट वाला क्वेश्चन हो गया, बोलो एन कितना आर कितना, कितने सारे नंबर से कितने सारे, आर तो बता ही सकते, एन भी बताना चाहिए, चलो फिर भी हम 3 होगा और n 7 होगा। हाँ 7 में से कोई भी 3 ले सकते हैं ना, तुम लोग कोई भी 3 ले लो, तुम लोग 2 4 6 ले लो बनेगा 3 डिजिट नंबर, कुछ और ले लो 3 4 7 ले लो बनेगा 3 डिजिट नंबर बनेगा, कोई भी नंबर लो ना, इन 7 में से कोई भी नंबर लो बनेगा 3 डिजिट। और कुछ बोला थोड़ी ना कि इतना ग्रेटर होना चाहिए इतना स्मॉलर होना चाहिए, वो तो देखो जैसा क्वेश्चन बोलता है हम लोग वैसे करेंगे, अपने हिसाब से थोड़ी ना करना है। तो 7 - 3 4 5, 30 × 7 210। अब इतना सारा नंबर जैसे देखो लिख नहीं सकते, ये छोटा सा था लिख लिया 30, 210 नंबर हो गया, ऐसे करके जैसे मैंने दिखाया ना वैसे करके 210 नंबर बन जाएंगे 3 डिजिट वाले, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 210 वेज। अब देखते हैं आंसर क्या है।
हाँ पहला ऑप्शन ए, ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, यही वाला लास्ट करेंगे 10th, ठीक है। अच्छा ये वाला बोल रहा है द नंबर ऑफ नंबर्स लाइन बिटवीन 10 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 4 0 8 9, ठीक है, लगभग सेम टाइप का। 10th नंबर में डिजिट गिवन है 2 3 4 0 8 9 और नंबर जो बनाने हैं वो 10 से लेके 1000 के बीच के नंबर बनाने हैं। तो कितने डिजिट के नंबर बनेंगे बोलो? अभी तो सिखाया कैसे, देखना। कितने डिजिट के नंबर बनेंगे? 3 digits. बोलो 3 digits. बाकी three. तो 2 হবে। हाँ 2 digits और 3 दोनों digits. दोनों दोनों होगा ना, एक आंसर थोड़ी ना होगा हमारा, ना तो सिर्फ 2 आंसर होगा ना तो 3, 2 और 3, क्योंकि देखो 10 के बाद क्या आता है 11, 11 इज 2 डिजिट नंबर, 11 12 जब तक 100 99, 11 से लेके 99 तक 2 डिजिट का नंबर बनेगा, उसके बाद 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट का बनेगा, ठीक है। ये तो देखो नॉर्मल कंसेप्ट है, इसके साथ तो परम्यूटेशन का कोई लेना देना नहीं है। 10 से 1000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर बनते हैं? 2 डिजिट के भी 3 डिजिट के भी, ठीक है। अब अगर 2 और 3 दोनों डिजिट के नंबर बनेंगे तो हमें दोनों निकालना पड़ेगा, 2 डिजिट का कितना सारा नंबर, 3 डिजिट का कितना सारा नंबर। तो जब 2 डिजिट का नंबर बनाओगे, ठीक है, तो कितने सारे प्लेसेस चाहिए? 2, ठीक है। अच्छा अब बोलो, क्योंकि मेरे पास डिजिट्स कुछ इस तरीके से है 2 3 4 0 8 9, तो क्या स्टार्टिंग में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगेगा? ऐसा लगता है तुम लोगों को कि स्टार्टिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए? डिजिट्स को यहाँ लिख 0 देंगे। छोड़ मैम के लगेगा। होगा। हाँ बोलो, और एक मिनट बोलो। 0 छोड़ मैम रेस्ट्रिक्शन के आ स्टार्टिंग होगा। 0 नहीं आएगा, बाकी सब आ सकता है, सही बात है। इधर 0 कभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? 0 लिखोगे तो ये एक डिजिट का बन जाएगा, तो फिर यहाँ पर n कितना होगा, r कितना होगा, ये फर्स्ट प्लेस के लिए बोलो। यहाँ क्या क्या लिख सकते हो? n मैम 5 और n হবে r1। 5 r1। 0 के अलावा सभी को लिख सकते हैं, कोई भी लिख दो। तो 0 के अलावा कितने बचे? 3 और 2 5, 5 में से कोई भी एक, तो 5p1। और यहाँ पर n कितना और r कितना? 5 और 1। करेक्ट, 5 और 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 के अलावा बाकी इन सब में से कोई एक पुट होगा। सपोज यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है, तो बचा कितना? 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 तो आ जाएगा ना, 0 तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखने के लिए हमारे पास 5 नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर लिख दिया, तो मेरे पास टोटल नंबर कितना था? 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक नहीं लिख सकते जो कि 0 है। तो पहले प्लेस के लिए 5 नंबर, ठीक है। और दूसरे प्लेस के लिए कितना हो जाएगा? 6 में से जो एक यहाँ लिख दिया गया उसके अलावा बाकी सब 0 यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचो इधर भी 5 इधर भी 5 कैसे हो गया, बिल्कुल होगा। यहाँ 0 के अलावा बाकी सब अवेलेबल है, और जब यहाँ लिखोगे तो 0 अवेलेबल हो जाएगा और इनमें से जो लिखे हो वो हट जाएगा। मान लो कि 2 लिखे हो तो यहाँ भी 5 ही बचेगा, तो 5p1, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज एक साथ होगा तब ना जाके 2 डिजिट का नंबर बनेगा। तो ये आंसर हो गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 25। ऐसे 25 नंबर बनेंगे, ठीक है। तुम लोग चाहो तो 2 डिजिट का नंबर खुद से लेके देख सकते हो, 25 ही बनेगा। घर पे ट्राई करके देख सकते हो 25 नंबर। और 3 डिजिट का बनाते हैं, 3 डिजिट का कितना सारा बनेगा? 3 डिजिट के लिए 3 जगह। बोलो इसमें भी क्या पहले कोई रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए? क्योंकि हमारा डिजिट कुछ ऐसा है 2 3 4 0 8 9। बोलो पहले जगह के लिए नंबर कितने और
प्लेसेस कितने, मतलब n कितना r कितना, और इसमें n कितना r कितना। ম্যাম এখানে n5 আর r হচ্ছে 1। सही बात है, क्योंकि जीरो के अलावा बाकी इसमें से कुछ भी लिख सकते हो और हमें एक ही जगह को फिलअप करना है। उसके बाद ये इधर वाला, तो ये 5 पे है। नेक्स्ट वाला N5 और R2। ये 5 क्योंकि जीरो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ लिखने के लिए क्या क्या अवेलेबल है, जीरो और वो सारे बचे हुए नंबर जो यहाँ नहीं लिखा। सपोज यहाँ 4 लिखा था तो यहाँ 0, 2, 3, 8, 9 सब अवेलेबल होगा। 1, 2, 3, 4, 5 ऑलवेज 5 नंबर्स अवेलेबल। और जगह 2 है, दो जगह पे जाना चाहिए, तो आंसर 5B। अब ये दोनों चीजें एक साथ होगा तब ना जाके 3 डिजिट का नंबर बनेगा। So 5 into 4 factorial divided by 4 factorial 5, 4, 3 और ये हो गया 3 factorial। इसका आंसर 25 into 4 100, ऐसे 100 नंबर होंगे। इसका ट्राई मत करो, 100 नंबर ट्राई करना मामूली बात नहीं है। तो टोटल नंबर पूछा था, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। तो 2 डिजिट का 25 नंबर, 3 डिजिट का 100 नंबर, यानी टोटल 125 नंबर बन सकते हैं। हमें पूछा था, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फाउंड विद द, sorry ये वाला, the number of numbers lying between 10 and 1000 can be found with the digit। तो टोटल हो गया 125, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आंसर होगा। टोटल नंबर पूछा है तो सिर्फ 25 या 100 का आंसर मत लिख के आ जाओ, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दे भी सकता है, वैसे दिया नहीं है, बाई चांस दे दे, बट हमें इंडिविजुअली नहीं लिखना है, हमें तो टोटल बताना है कि 100 से लेके 1000 के बीच में। तो मेरा तो 2 डिजिट भी आ रहा है, 3 डिजिट भी आ रहा है, तो फिर मुझे दोनों को एड ऑन करके ही आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा 10th नंबर का कंप्लीट हो गया। इसके बाद 11, 12, 13 ये सारे जो क्वेश्चंस है यहाँ पर तुम लोग ट्राई कर सकते हो 21 तक। अगर कुछ सर्कुलर दिखे तुम लोग को तो इग्नोर कर सकते हो, सर्कुलर परम्यूटेशन का मैंने अभी नहीं बताया तो वो नहीं कर पाओगे। बाकी चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। बाकी देखो हम बोलेंगे नया ट्राई नहीं करो तो भी चलेगा, क्लास में तो हम करवाएंगे, लेकिन जो भी प्रैक्टिस हुआ है उसको प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। ठीक है, और थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा इस चैप्टर पे, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड तो है नहीं कि कर लेंगे हम। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।